नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है और इसी को देखते हुए हमने जीके जीएस का कंप्लीट क्लासेज स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ क्लासेज आपको मिली भी हैं और जो है वो कुछ जो है वो अभी कंटिन्यू आपको 16 मार्च तक सारे मिलेंगे और 16 मार्च तक जो है वो सभी जो जीके जीएस के चैप्टर्स हैं वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं साइंस, तो इसका सबसे पहले हम लोग महत्व जानते हैं कि रेलवे के एग्जाम्स के लिए साइंस क्या महत्व रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या फिर रेलवे का अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम समाप्त हुआ उसका आंसर की भी आ चुका है। तो ये सारे एग्जाम में ऐसे देखे गए हैं कि साइंस के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं और साइंस में भी फिजिक्स जो चैप्टर है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। फिजिक्स में कौन सा, तो आपको जो है यांत्रिकी और प्रकाशिकी, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बने। आज हम लोग जो है वो कंप्लीट यांत्रिकी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये जानिए कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स जो है विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत जो है हम पदार्थ मतलब कि मैटर्स के बारे में, एनर्जी मतलब ऊर्जा के बारे में, समय, अंतरिक्ष, ये सब के बीच जो होने वाली जो क्रियाएं हैं, अंतः क्रियाएं, हम इसकी जानकारी लेते हैं। इसी में हम लोग जो है मूलभूत जो ब्रह्मांड की मूलभूत इकाई प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि गति हो गया, बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, भार हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसी में जानते हैं। किसमें? तो फिजिक्स में। हम संपूर्ण जो फिजिक्स है उसको हम 5 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। यांत्रिकी जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1 सेकेंड दोस्तों, ये क्या हो गया? यांत्रिकी अब सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1 सेकेंड, मैं पहले पेन ले लूँ दोस्तों, थोड़ा सा 1 सेकेंड वेट कीजिए। पहले पेन ले लेते हैं, उसके बाद हाँ ये वाला कलर बढ़िया रहेगा और इस पर व्हाइट बढ़िया लगेगा, नहीं ब्लैक। चलिए व्हाइट एंड ब्लू और ब्लैक से लिखेंगे हम लोग। यांत्रिकी हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ही ली होगी। हम आगे सारी चीज़ें जो है वो सारे एक एक क्लास में हम आपको कंप्लीट करवाते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम जो है यांत्रिकी में सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि आप अगर दुकान गए, क्या कहाँ गए? दुकान। तो दुकान में आप जाकर के क्या बोलते हो? 4 चीनी दे दो। ऐसे थोड़ी बोलोगे तो दुकानदार 4 चीनी पकड़ा देगा। तो इसके लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा यूनिट हो कि जी हम किसी भी चीज़ को खरीदारी कर सकें, आसानी हो सके। ठीक है, जैसे कि हम दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं 4 केजी चीनी दे दीजिए। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने जाते हो तो आप बोलते हो 4 लीटर पेट्रोल डालिए। तो फिर ये लीटर है, केजी है, ये आखिर है क्या? क्या ऐसा कुछ होता है? तो ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने मान ली है, क्या की है, हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। और इसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे रेस लगे। जब शुरुआत में किसी भी चीज़ दिक्कत आने लगी तो ये सब ने अपना अपना दिमाग लगाया कि हाँ इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तो सबसे पहले आया क्या? सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली बेसिकली है क्या? तो सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, मतलब कि लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे, ऐसा बोला गया। ठीक है, और द्रव्यमान के लिए हम ग्राम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ग्राम का, ऐसा बोला गया। ठीक है, एस का मतलब हो गया सेकेंड। एस का मतलब क्या हो गया? सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो ग्राम है। ग्राम किसका? सीजीएस में जो है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो ग्राम होता है। अगर हम एपीएस की बात करें तो इसको हम ब्रिटिश प्रणाली भी इसको बोलते हैं, अंग्रेज वाला। ठीक है, एफ में या इसका मतलब है कि इसको फुट बोला गया। किसको? तो लंबाई को। पी का मतलब हो गया पाउंड, मतलब कि जो द्रव्यमान है उसको एपीएस प्रणाली में उसका मात्रक क्या है? तो पाउंड है। अगर हम समय की बात करें तो इसके लिए सेकेंड, क्या? सेकेंड। इसी तरीके से एमकेएस प्रणाली में एम फॉर मीटर, एम फॉर मीटर। उसके बाद के फॉर किलोग्राम, के फॉर किलोग्राम, एच फॉर सेकेंड। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो 3 तरीके की प्रणालियां आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है। सीजीएस प्रणाली में लंबाई का जो मात्रक है वो है सेंटीमीटर, जबकि ग्राम का द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो है ग्राम। समय का मात्रक जो है वो सेकेंड। हम बार बार एसआई बोल रहे हैं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अभी एसआई नहीं, हम सिर्फ मात्रक, ये क्या है? सारे मात्रक है। एसआई तो फिर बाद में आया, क्योंकि इन सब में तो होड़ मच गया ना भाई। इंटरनेशनल ही रूप से किसी भी चीज़ को तो अडॉप्ट नहीं करोगे तो एक जैसा रहेगा नहीं, किसी देश के लिए कुछ, किसी कोई और देश के लिए कुछ प्रणाली, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगा इंटरनेशनल व्यापार में। तो इसीलिए जो है 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल जो अधिवेशन है वो रखा जाता है और उसमें जो है किसको अपनाया जाता है? तो एमकेएस प्रणाली को ही अपनाया जाता है। एमकेएस प्रणाली का परिवर्तित रूप जो है
उसी को अपना लिया जाता है एसआई प्रणाली में। ठीक है, कब? तो 1960 में। अब इसमें जो है, और सबसे ज्यादा विख्यात भी यही है, और इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है वो टोटल जो है वो 7 जो है वो मूल मात्रक बनाए गए। कितने? 7। मूल का मतलब हो गया जो किसी से मिल करके नहीं बने। और ये 7 कौन कौन से हैं? 7 जो है वो है, सबसे पहला तो लंबाई। लंबाई, आप एक एक चीजें आप मन में आप सोचना कि लंबाई का ऐसा यूनिट क्या है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया? द्रव्यमान। फिर हो गया समय, समय का ऐसा ही मात्रा क्या है आप सोचो। ठीक है, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। फिर ज्योति तीव्रता हो गया, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। उसके बाद हो गया एक क्या? ताप, ताप। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। ये 7 जो है ना, ये मूलभूत जो इकाई है वो है, ये किसी से मिलकर नहीं बने। और बाकी के जो और हैं, जैसे कि बहुत सारे जो एसआई यूनिट होते हैं, जैसे बल के लिए न्यूटन हो गया, दाब का पास्कल हो गया, तो ये सारे जो है इन्हीं से मिलकर के बनेंगे। ठीक है, तो हम एक एक चीजें आपको लिख देते हैं। चलिए, तो लंबाई का क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, उसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडेला, क्या? कैंडेला, ताप केल्विन, उसके बाद पदार्थ का परिमाण मोल, क्या होगा? मोल। और एक मोल बराबर, एक मोल बराबर क्या होता है? 6.23 गुने, सॉरी 6.023 होगा ना, 6.023 गुने 10 के पावर 23 मीटर, इतना होता है एक मोल बराबर। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है। एक मोल बराबर क्या होता है? 6.023 गुने 10 के पावर 23 मीटर। ठीक है, अब जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसका एसआई ये जो मात्रा जो सिंबल है ये भी देखो। यहाँ पे क्या है कि लंबाई को हमने एम, छोटा वाला एम से डिनोट किया, जबकि अगर हम द्रव्यमान बाद में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, हर चीज पढ़ेंगे, तो इसको बड़ा एम से हम डिनोट करेंगे। अब आगे जब आप आओगे तो एक संवेग मिलेगा, संवेग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। वो संवेग क्या है? ढेला उठाया है ना, एक पत्थर उठाया, और पत्थर क्या हो गया? जो उठाया पत्थर एक मास है, उसमें मास है। और मास जो है, जो उसका जो भार है ना, जो उसका जो मास है, अब उस मास को हमने क्या किया? खींच करके मारा, है ना। तो जिस वेग से मारा, वेग और जो उसमें जो मास है, वो दोनों को मिला करके क्या हो गया? तो संवेग हो गया, मोमेंटम हो गया। अब मोमेंटम, इसको इंग्लिश में क्या बोला गया? मोमेंटम। अब मोमेंटम को हम क्या डिनोट करेंगे? एम से। अब बोलोगे एम से? नहीं जी, एम फोर ये तो द्रव्यमान के लिए है ना, तो इसके लिए हमें कोई और अडॉप्ट करना पड़ा, और इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया? इसको पी, पी से डिनोट करते हैं। तो इसलिए मात्रक ये जो सिंबल है ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़े से मेरे गले में तकलीफ है, तो इसी वजह से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा कर चलूँ। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखते हैं दोस्तों, आगे कुछ और यूनिट हम देख लेते हैं, अन्य भौतिक राशियां और मात्रक कि आखिर क्या क्या हैं। जैसे कि अगर हम बल की बात करें, तो बल को हम किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। इसमें कौन सा पेन से लिखें? इससे लिखा जाएगा, ब्लू से। चलो, बल किसे? न्यूटन, न्यूटन। बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में। अगर बोला जाए दाब, तो दाब हम मापते हैं किस में? पास्कल। ये सारी चीजें जब हम वहां पे पढ़ेंगे एक एक चीजें, तो वहां पे भी हम कंप्लीट करते चलेंगे। लेकिन एक बार मैं सोच रहा हूँ कि इसको लिख भी देता हूँ। ठीक है, हर चीज हमको पढ़ना है, बल पढ़ना है, दाब पढ़ना है, सब चीज पढ़ना है। फिर आवेश हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। आवेश, आवेश का क्या होता है? तो कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम। कार्य का क्या होता है? कार्य का होता है जूल। क्या होता है? जूल। वैसे सीजीएस में अलग होता है, तो वो सारी चीजें हम जब कार्य पढ़ रहे होंगे तब हम जानेंगे। प्रतिरोध, शक्ति, है ना। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ये आपको जानकारी होना चाहिए। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। ओम, ओम को कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं, ओम हो गया। शक्ति का क्या हो गया? तो वाट हो गया। क्या हो गया? वाट। फिर क्षेत्रफल को हम किस में मापते हैं? क्षेत्रफल। आयतन को किस में मापते हैं? तो आयतन, वॉल्यूम, है ना। तो क्षेत्रफल को हम मापते हैं मीटर स्क्वायर में। किसमें? मीटर स्क्वायर। आयतन को मीटर
क्यूब में। इसी तरीके से देखेंगे तो त्वरण भी आपको मिलेगा, एक्सेलरेशन, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या, त्वरण एक्सेलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि किसका कौन सा मात्रक है। ठीक है, अब हम दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या पढ़ना है देख लेते हैं। आगे हमें पढ़ना है बड़े दूरियों के मात्रक, और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। बड़े दूरी मतलब ये तो छोटा छोटा हम लोग माप लेंगे मीटर, है ना, लेकिन बहुत बड़ा अगर दूरी अगर आ गया तो उसको आप कैसे मापोगे। तो उसको मापने के लिए कुछ जो है वो यूनिट ली गई हैं, और वो बड़े दूरी के मात्रक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप जानिए खगोलीय इकाई के बारे में, इसके बारे में, खगोलीय इकाई। ये खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई आखिर है क्या, क्या हुआ भाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना, खगोलीय इकाई। पृथ्वी से लेकर के सूर्य, है ना, सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक की जो औसत दूरी है उसको हम बोलते हैं एक खगोलीय दूरी, है ना। तो ये दूरी का मात्रक है। पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, तो एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। और एक खगोलीय इकाई में क्या होता है, तो यहाँ पे जानिए, एक खगोलीय इकाई में होता है 1.49 गुने 10 के पावर 11 मीटर। 1.49 गुने 10 के पावर 11 मीटर। आप इसको सोच के देखिए कि जब हम इसको अगर सोल्व करें, 4 9 यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ से 2 जीरो हटेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना आपको लिखना पड़ेगा मीटर में, तब जाकर के आप, तो फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा ना भाई, इसको हम कैसे हम लिखेंगे। इसलिए इसको सोचो कि इतना मीटर को सिर्फ एक खगोलीय इकाई बोला जा रहा है ना। फिर आप प्रकाश वर्ष आप पढ़ोगे, प्रकाश वर्ष जानेंगे तो और दंग रह जाएंगे, है ना, ये तो और लंबा है। प्रकाश वर्ष क्या होगा, तो जो प्रकाश वर्ष को हम लाइट ईयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। और एक लाइट, ये जो लाइट ईयर है कि एक वर्ष में प्रकाश ने जो दूरी जो तय की है उसी को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो जो प्रकाश प्रकाश कितना तेज जाता है भाई, अब वो एक साल में जितना दूरी जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो एक प्रकाश वर्ष बोल रहे हैं। कितना लंबा दूरी होगा, है ना, एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46, है ना, यहाँ पे लिखते हैं 9.46 गुने 4 9 कैसे लिख दिया भाई, 4 6 गुने 10 के पावर 15 मीटर। इसी को अगर किलोमीटर में लिखें तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 मीटर। सोच के देखिए, इसको अगर जीरो हम बैठाते जाएं तो कितना बड़ा जीरो, अरबों खरबों में ये दूरी आएगी, है ना, अरबों खरबों में दूरी आएगी। अब आप सोचो कि आज हम मनुष्य जो हैं सोचते हैं कि हम तो एकदम सुपरसोनिक विमान बना रहे हैं, अल्ट्रा सुपरसोनिक बना रहे हैं, है ना। अब ये देखो कि एक जो प्रकाश वर्ष है वो कितना दूरी है, प्रकाश कितना तीव्र गति से चलता है, और वो भी एक दिन में नहीं, एक साल में लगातार चलता जा रहा है वो टोटल डिस्टेंस है, और उसको हमने आसानी से बोल दिया एक प्रकाश वर्ष, है ना। कितना इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। चलिए, अब इससे बड़ा भी कोई मात्रक होगा, तो हाँ जी बिल्कुल है, और ये सारे दूरी के मात्रक हैं, आप ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, है ना। क्या पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका दूरी है, क्योंकि नाम जो है वो प्रकाश वर्ष है, लगेगा एक वर्ष है ना, लगेगा समय जैसा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये दूरी का मात्रक है, ठीक है। पारसेक, अब ये जो पारसेक है ना, इसको हम पैरालेक्टिक सेकंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरालेक्टिक सेकंड। और ये जो है 3.25, ये 3.25 प्रकाश वर्ष को हम बोलते हैं, 3.25 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, इसको हम बोलते हैं एक पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। मतलब कि ये जो प्रकाश वर्ष है, जो कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी है, इसको जब हम 3.25 से गुना करेंगे तब जाकर के एक पारसेक होगा। तो सबसे देखें अगर दूरी के क्रम में, तो ये छोटा है, इससे बड़ा है प्रकाश वर्ष, है ना, और प्रकाश वर्ष से बड़ा है पारसेक, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। आगे बढ़ें, अब आगे देखते हैं कि क्या समझना है। दोस्तों इतनी सारी चीजें तो हमने समझ लिया, यूनिट हमने देख लिया। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे, तो राशि पढ़ेंगे कि कौन क्या राशि है, ताकि आगे अगर हम पढ़े, जैसे कि भार पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान पढ़ रहे हैं, है ना, संवेग पढ़ रहे हैं, वेग पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी राशि है, पूछा जाता है ये कौन सी राशि है ना, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है।
स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको समझिए। तो सदिश राशि क्या होता है दोस्तों, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। सदिश राशि में क्या होता है, जिसमें दिशा भी हो, क्या हो, दिशा, डायरेक्शन हो, दिशा और परिमाण, परिमाण दोनों, दोनों होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अदिश में क्या है कि दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, लेकिन परिमाण होगा, परिमाण होगा, ठीक है। परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। तो ये होगा अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि विस्थापन कौन सी राशि है, वेग कौन सी राशि है। तो इसको समझिए। कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने हम लिख देते हैं। कौन सा पेन से लिखूं, चलो ब्लू से लिख देते हैं। रेड चलेगा क्या, इस पे नहीं चलेगा, ब्लू से लिखता हूँ। चलो, तो ये देखिए, इसमें आ जाएगा वेग, वेलोसिटी। वेग का मतलब वेलोसिटी, पढ़ेंगे आगे हम लोग इसके बारे में। फिर विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर और आगे बात करें तो बल, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फोर्स बोलते हैं, फोर्स। फिर त्वरण, त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये सारे क्या हैं, तो ये सदिश राशि है। कौन से राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि इसमें जो है, जैसे कि आप बल लगा रहे हो, किसी भी चीज को आपको उठाना है तो बल आप ऊपर की ओर लगाओगे, किसी भी चीज को दबाना है तो आप नीचे की ओर लगाओगे, किसी चीज को खींचना है तो आप अपनी ओर लगाओगे, किसी भी चीज को पुश करना है तो क्या करोगे, उसको बाहर अपने से अपोजिट साइड में आप बल लगाओगे। पुश एंड पुल, यही तो होता है ना बल। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, अब टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। आप अभी फिलहाल ये याद रखो, आपको अभी हो सकता है कि वेग समझ में ना आए क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, ये हर चीज आपको समझ में आएगा। उन सब चीज के बारे में हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। अब देखिए कि जिसमें दिशा नहीं हो लेकिन परिमाण हो, तो वैसा भी कुछ होगा। तो बहुत ये आप सिर्फ याद रख लो, है ना। या वैसे आप संवेग भी याद रख लेना, संवेग, मोमेंटम, ये भी जो है वो सदिश राशि ही है। अगर हम बात बोलें किसका, अदिश राशि का, तो जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, है ना, आयतन हो गया, द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान, चाल, आयतन, है ना, कार्य, ये सारे जो हैं ये सब क्या होंगे, तो अदिश राशि होंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे समय हो गया, ऊर्जा हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा है, दाब है, ये सारे अदिश राशि। ठीक है दोस्तों, तो सदिश और अदिश में कोई दिक्कत नहीं होगा। सदिश वही है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, लेकिन अदिश में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए एक एक चीज हम समझते हैं। सबसे पहला है द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार को हम समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो दोस्तों, भार को इंग्लिश में बोलते हैं वेट और द्रव्यमान को बोलते हैं मास। दोनों एक ही जैसा लगता है, इसलिए हम कंपैरिजन कर करके हर चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए भार जो होता है ना, किसी भी वस्तु पर जो पृथ्वी के द्वारा जो लगाया गया आकर्षण बल है, वही है भार। पृथ्वी के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। अब एक एक चीज आपको होगी क्लियर। आकर्षण बल ये होता है। अब ये आकर्षण बल क्या है भाई, तो वही ग्रेविटेशन होता है ना, क्योंकि पृथ्वी भी मान के चलो एक चुंबक है, जो जितना बड़ा उतना बड़ा उसका पावर। चुंबक अगर आपके पास छोटा है तो छोटा पावर, अगर बड़ा सा चुंबक है तो उसमें ज्यादा वो खींचेगा वो। तो यही भार है, जो खींचने की जो ताकत है, वही तो है इसका भार। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो लगाया गया जो पृथ्वी के द्वारा जो लगाया गया जो आकर्षण बल है, वही है भार। ठीक है, और भार जो है वो एक कौन सी राशि है, तो सदिश राशि। कौन सी राशि है, सदिश। कौन सी राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि। अगर भार की बात करें तो मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे न्यूटन होता है। क्या होता है,
न्यूटन। भार का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। अब देखिए कि भार जो है, इतना समझ गए। पहले द्रव्यमान समझते हैं। तो द्रव्यमान क्या है? तो किसी भी वस्तु या फिर पदार्थ की जो परिमाण होता है वही उसका मात्रा, वही तो है परिमाण की जो मात्रा है वही उसका क्या है? तो द्रव्यमान है। वह किसी भी वस्तु या पदार्थ की जो परिमाण की मात्रा है वही उसका क्या है? द्रव्यमान है। परिमाण की मात्रा, ठीक है। और ये जो द्रव्यमान है वो कौन सी राशि है? तो आप बोलेंगे अदिश राशि। कौन सी? अदिश, अदिश राशि। अगर बात करें इसका मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? तो आप बोलेंगे किलो में मापते हैं, केजी, किलोग्राम, है ना। तो ये सारी चीजें एक एक चीज हम क्लियर करते जाएंगे हर चीज में। अब देखिए कि ये जो है पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल को हम भार बोल रहे हैं, मतलब कि वो जो खींच रही है। अब ये जो है द्रव्यमान मतलब परिमाण की मात्रा, जैसे कि ये इतना बड़ा है ना, इसकी ये जो बड़ा है, ये जो परिमाण है ना, पदार्थ का जो परिमाण की मात्रा है वही क्या है? इसका द्रव्यमान है। कितना बड़ा है कितना छोटा है ये, ठीक है। चलिए, अब जो है द्रव्यमान जो है प्रत्येक स्थान पर क्या होगा? सेम होगा। अगर अभी हम ये रिमोट को यहाँ रखे हैं तो भी इतना ही बड़ा है, चंद्रमा पे चला जाएगा तो भी ये इतना ही बड़ा दिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि चिपक के छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये परिमाण की मात्रा जो है कभी भी नहीं बदलता, कहीं नहीं बदलता। ये जो है द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता। ये क्या होता है? कहीं नहीं बदलता है। जबकि ये जो भार है ये बदलते रहता है, विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। ये भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अब आपसे हम एक प्रश्न करते हैं, ठीक? मतलब विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का जो भार है, किसी वस्तु का भार कितना है? अगर 60 न्यूटन है तो वो चंद्रमा पे जाएगा तो कितना होगा? तो चंद्रमा का भार जो है, वो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन है वो पृथ्वी का क्या है? तो 1/6, 1/6 हो जाएगा। तो यानी कि 10 न्यूटन का ही भार होगा चंद्रमा पे। वो बहुत हल्का महसूस करेगा क्योंकि चंद्रमा छोटा है, उसको खींचने की जो शक्ति है वो छोटा है, ठीक है। तो 1/6 भार बदलता है। अगर पूछ लिया जाता है कि हाँ किसी भी जो वस्तु है, वस्तु के बारे में अगर पृथ्वी पे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा पे जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, मतलब कि मास क्या होगा, तो आप हमेशा याद रखना कि मास कभी भी नहीं बदलता है, कहीं नहीं बदलता, मास सेम रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और कुछ छूट रहा है तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। वेट बराबर यानी कि भार बराबर क्या होगा? तो भार बराबर होगा मास गुने ग्रेविटेशन, mg। वेट बराबर क्या होगा? वेट बराबर क्या होगा? तो द्रव्यमान गुने गुरुत्वाकर्षण, है ना, द्रव्यमान गुने गुरुत्वाकर्षण, मास mg। और यही जो है चंद्रमा पर जो है पृथ्वी का 1/6 होता है। बाकी जो द्रव्यमान है वो नहीं बदलता, कहीं नहीं बदलता, ठीक है। चलिए ये समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम दूरी और विस्थापन को समझते हैं दोस्तों, क्या कि दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए अगर मान के चलो कि कोई भी बच्चा है वो अपने लवर से मिलने जा रहा है, चलो ठीक है, लवर वाला ज्यादा समझ में आता है हम लोग, है ना। ये दक्षिण की ओर गया, कहाँ गया? दक्षिण की ओर। ये कितना गया? तो गया 4 मीटर। कितना गया दोस्तों? 4 मीटर। उसके बाद ये जो है पूरब की ओर मुड़ गया और ये कितना गया? तो 3 मीटर गया। कितना गया? 3 मीटर। और यहाँ पे उसके लवर का घर था, यहाँ पे लवर का घर था और यहाँ पे जो है लड़का का घर था, ठीक है। तो ये ऐसे घूम के गया, है ना। जबकि इसका जो अगर देखें कि शॉर्टेज डिस्टेंस इसका क्या हो सकता था, तो ये हो सकता था, ये वाला। ये तो ऐसे जाता तो कम चलना पड़ता ना भाई, तो ये कितना होता? तो ये तो 5 ही मीटर होता ना, पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो ये 5 मीटर होगा। तो ये जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। जो शॉर्टेस्ट दूरी है वही उसी को क्या बोला जाता है? विस्थापन। और ये जो टोटल दूरी है 4+7, 4+3, 4+3 यानी कि 7 मीटर चलना पड़ा है इसको। ये जो है ये क्या है? तो ये इसका दूरी है। 7 जो है वो क्या है? तो ये इसका दूरी है यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया 7 लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 5 ही है, ठीक है। तो चले गए मार्ग की जो वास्तविक दूरी है
वो है वास्तविक लंबाई जो है उसी को हम दूरी बोलेंगे। लेकिन जो मार्ग है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो सबसे छोटी दूरी होगी वो उसका विस्थापन होगा। देखो ये इसका प्रारंभिक बिंदु था और ये इसका अंतिम बिंदु था, इसके बीच जो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है यही इसका क्या है, तो विस्थापन। ठीक है, अब देखो कि जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसका दिशा इसको पता है, इसको दिशा पता है, लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं होती, दूरी में कोई दिशा नहीं होती। ये जो है वो एक अदिश राशि। कौन सी राशि है? दूरी अदिश। लेकिन विस्थापन कौन सी राशि है? तो ये सदिश राशि है। ठीक है, एक एक चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब देखिए मान के चला कि कोई इस तरीके से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ जाके रुक गया। ठीक है, तो ये तो बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन अगर इसी को देखें तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही वाला है ना, ये वाला। तो ये जो है प्रारंभिक बिंदु और ये जो है अंतिम बिंदु, इसके बीच जो सबसे छोटी दूरी होगी वही उसका क्या होगा, विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये जो कितना भी चला वो उसका क्या है, तो दूरी है। अब यहाँ पे देखिए अगर हो सकता है कि एक सर्कल लेता हूं मैं, सर्कल लेता हूं। ठीक है, ये देखिए मैंने एक सर्कल लिया है, थोड़ा सा बढ़िया से इसको बना लूं। ये क्या हो गया, चलो ब्लैक कर लेते हैं। ये सर्कल हमने ले लिया। अभी इसमें क्या किया कि एक बच्चा जो है यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया, फिर आके यहाँ पे रुक गया, मतलब एक चक्कर इसने कंप्लीट कर लिया। अब बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका तो कोई दूरी रहा ही नहीं, जहां से चलना शुरू किया था वही उसका प्रारंभिक बिंदु था और जहां पे उसने अंत किया है, लास्ट किया है, वही उसका अंतिम बिंदु है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो शून्य हो गया ना भाई, तो ये शून्य हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शून्य हो सकता है। एकदम ध्यान से इसको, इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शून्य हो सकता है। आगे आपको काम आएगा, जब आप वर्ग वगैरह पढ़ेंगे तो आपको काम वहां पे देगा, इसलिए समझना डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। लेकिन दूरी जो है वो कभी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो शून्य हो सकता है। एवरीथिंग क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला चीज क्या है इसको देखते हैं, चाल और वेग। चाल और वेग क्या है इसको भी समझिए। अब जब हम शुरू में पढ़ा ना अभी डिस्प्लेसमेंट और दूरी, तो अब इसी से संबंधित है। देखो कैसे कैसे हम सीढ़ी बनाएंगे, है ना, लास्ट तक पहुंचा दूंगा, है ना, एकदम पूरा एकदम लास्ट तक जाएंगे और सब जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। चले चाल, तो चाल क्या होता है, जो चले गए जो टोटल जो दूरी है ना, चली गई जो टोटल जो दूरी है वो उसका उसको हम अगर समय से अगर भागा दे दें तो क्या हो जाएगा, चाल हमको निकल जाता है। चाल कैसे निकालते हैं, चली गई जो वास्तविक दूरी है, चली गई दूरी, अभी हमने दूरी समझा था ना कि दूरी क्या होता है, चली गई दूरी, दूरी अब समझना, इसको हम समय से भागा देंगे, समय से भागा दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, चाल निकल के आएगा, स्पीड निकल के आ जाएगा, है ना। लेकिन वेग क्या बोलता है, वेग बोलता है कि चली गई दूरी नहीं, यहाँ पे चली गई दूरी नहीं। अभी हमने देखा था कि कोई बच्चा जो घूम घूम के गया है 7 मीटर, लेकिन उसका विस्थापन 5 ही मीटर था। तो वेग को विस्थापन से मतलब होता है ना, किससे मतलब होता है, विस्थापन से। विस्थापन को हम समय से भागा देते हैं तब हमारा वेग निकलता है। ठीक है जी, वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? देखो दोनों में अंतर समझ में आपको आ रहा होगा, इसलिए मैं एक जगह हर चीज करवा रहा हूँ। अब कभी कभी इसका मात्रक पूछ लिया जाएगा, तो देखो चली गई दूरी को हम मीटर में मापते हैं, इस समय को हम सेकंड में मापते हैं, इसका दूरी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम किस में मापते हैं, वो भी तो एक डिस्टेंस ही है भाई, तो उसको हम मीटर में मापेंगे और ये समय सेकंड में, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। क्या हम लिख रहे हैं इसका, एसआई मात्रक। अब कभी कभी क्या होगा कि बीमीय सूत्र भी पूछा जाता है दोस्तों। देखिए बीमीय सूत्र आपको निकालना मैं सिखा देता हूँ, एक ही बार बता दूंगा, आप समझ जाना, हर चीज में वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 3 चीजें, है ना, मास,
और ये था लेंथ और ये था टाइम, है ना। मास, लेंथ और टाइम, यही पढ़ा था ना, द्रव्यमान, है ना। ये मास मतलब द्रव्यमान, लेंथ मतलब लंबाई, और टी टाइम मतलब समय। बस इसी पे विमीय सूत्र निकलता है। अब इसमें आप देखिए कि चली, यहाँ पे क्या है, चली गई दूरी, हमने ये एसआई यूनिट से ही आपको पता चल जाएगा। एम जो है, एम है, एम कितना है दोस्तों, तो आप बोल, ये क्या लिखा, ये तो मीटर है ना, मीटर किसका मात्रक होता है, तो आप बोलेंगे ये दूरी का मात्रक है, किसका, दूरी का। ये सेकंड किसका मात्रक है, तो आप बोलेंगे समय का, ठीक है, मतलब कि ये टी है। और ये क्या है, तो ये जो है डिस्टेंस है, ये क्या है, ये तो लंबाई बता रहा है ना। मीटर जो है वो दूरी यानी कि लंबाई की मात्रक है, लंबाई लिखना चाहिए था, चलो लंबाई लिखते हैं। क्या हो रहा है भाई, मीटर किसका ऐसा ही मात्रक है, तो लंबाई का, यानी कि ये जो है क्या है हमारा, एल है, ये एल है। तो आप बताइए कि ये चली गई दूरी तो ये ऊपर है, और ये सेकंड कहाँ है, तो नीचे है, ऐसी है ना, तभी तो मीटर प्रति सेकंड है। अब देखो कि इसमें जो है क्या, एम, एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, क्या इसमें कहीं भी द्रव्यमान आया है, द्रव्यमान आया है क्या, तो नहीं आया, तो इसको अपने जीरो लिख देंगे, एम जीरो, ठीक है। अब देखो कि लंबाई, एल का मतलब क्या है, लंबाई, है ना, तो लंबाई क्या आया है, लंबाई इसमें है, तो बिल्कुल आया है, देखो ऊपर में एम है ना, यानी कि एक बार आया है, तो एक इसको लिख देंगे। अब देखो टी मतलब समय, क्या समय की बात है इसमें, तो बिल्कुल है, नीचे में है समय, कहाँ है, नीचे में है, कहाँ है समय, नीचे में। अब हम इसको ले जा रहे हैं ऊपर, तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें वो माइनस में लिख देंगे, -1, है ना। तो ऐसे ही हम इसको विमीय सूत्र क्या बोलेंगे, m0l1 t-1, ये इसका क्या हो गया, तो इसका विमीय सूत्र हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हर किसी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम और भी समझ लेंगे, एक आध एग्जाम्पल और ले लेंगे, लेकिन उम्मीद है कि समझ में सबको आ गया होगा। चलिए, हर चीज में ऐसे ही फॉलो होगा, कहीं अगर स्क्वायर मान के चलिए कि मीटर स्क्वायर है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ऐसे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसी का ऐसा यूनिट है। तो एम क्या है, एम जो है लंबाई का मात्रक है, यानी कि ये एल है, ठीक है, लेंथ है। सेकेंड किसका मात्रक है, समय का, है ना, तो ये टाइम है। ये तो नीचे है ना, यानी कि एम, मास जो है इसमें नहीं, मास की बात नहीं आई है, तो एम जीरो हो जाएगा। क्या इसमें एल की बात आई, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आई, एम है ऊपर में है, तो ये एक लिखेंगे। अगर देखें तो सेकंड कहाँ है, ये तो नीचे में है ना, बटा में है, तो सेकंड यानी कि टी भी है। टी कितना है भाई, तो टी जो है स्क्वायर में था, टी स्क्वायर है यानी कि 2, तो इसको 2 लिख दीजिए, लेकिन ये नीचे में है तो इसलिए इसको माइनस लगाएं, ठीक है, -2, m0l1 और t -2, तो ये विमीय सूत्र हो गया। इसी तरीके से निकलेगा सबका। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं त्वरण और संवेग, त्वरण और संवेग, एक्सेलरेशन और मोमेंटम। एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले समय के साथ जो है वस्तु के वेग में आया परिवर्तन। अब वेग आप पढ़ चुके हो, है ना, वेग का मतलब स्पीड मत समझ जाना, हाँ, वेग वेलोसिटी की बात हो रही है, वेग अलग है, चाल अलग है, ठीक है। वेग को विस्थापन से मतलब होता है, जबकि चाल को पूरा जितना आपने दूरी जो चला है उससे मतलब है, ठीक है। चलिए, तो समय के साथ जो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं त्वरण। जैसे कि आप अभी बाइक पे बैठे, कुछ कम स्पीड से चला, फिर एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेट से ही तो एक्सेलरेशन आया है, तो एक्सेलरेटर दबाया और स्पीड को बढ़ा दिया, तो वो जो है वही आपका त्वरण कहलाएगा। तो त्वरण हम कैसे निकालेंगे, तो अंतिम आपका वेग क्या था प्लस में शुरू का वेग क्या था, इसको माइनस कर लेंगे और समय से भागा दे देंगे, है ना। अंतिम वेग, अंतिम वेग, वेग है यहाँ पे, ठीक है, अंतिम वेग को, अंतिम वेग से, अंतिम वेग से प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग को माइनस करेंगे और इसको टोटल को समय से भागा दे देंगे, है ना। u माइनस टी, यू माइनस वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी, ये आपको मानने के ऊपर है, जिसको आप जो मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अंतिम वेग आपका क्या रहा है अंतिम, और प्रारंभिक वेग क्या है आप माइनस कर लेंगे और उसको समय से भागा दे देंगे, तो आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है।
अब संवेग क्या है, तो संवेग हमने बताया, एक आप पत्थर लिए, उसका मास है, क्योंकि उसका तो कोई आकार होगा ही, अब उसमें परिमाण तो होगा ही। तो जो आपने एक पत्थर लिया, अब पत्थर को खींच करके मारा, तो जिस वेग से वो गया, जिस वेग से गया, मैं गति की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो चाल की बात कर रहा, गति अलग है। चलिए, तो जिस वेग से गया तो वो क्या होगा, संवेग, है ना, संवेग हो जाएगा। तो संवेग बराबर हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। इसको हम क्या लिखते हैं, एम भी लिखते हैं, और संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया। तो पी बराबर क्या होता है, एम भी, है ना, मास गुने वेलोसिटी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो कि सदिश अदिश भी आप आसानी से पहचान जाओगे। आपको पता है कि यहाँ पे क्या आया है, वेग, यहाँ पे क्या आया है, वेग, और वेग क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग को किससे मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट से, है ना, विस्थापन से, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। तो ये भी कौन सा राशि होगा, सदिश राशि। कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। जबकि अगर त्वरण की बात करें तो ये भी सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है, तो सदिश राशि। ओ सॉरी, वो तार थोड़ा फंस रहा है भाई। सदिश राशि, ये भी क्या है, सदिश, क्योंकि इसको भी वेग से ही मतलब है ना, तो दोनों सदिश राशि। एसआई यूनिट की अगर बात करोगे तो यहाँ पे देखो कि ऊपर में क्या आया भाई, ऊपर में क्या आया है, तो ऊपर में बोलेंगे हम दूरी आया है। दूरी को हम किससे मापते हैं, तो मीटर में, है ना। नीचे समय है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का ऐसा यूनिट होगा, और किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो है वो किसका होगा, तो संवेग का। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये संवेग का ऐसा यूनिट है ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग का। चलिए बीमीय सूत्र हमने एक देख लिया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वाला तो हमने करवाया ही था। यहाँ पे एम माने मास, मास की तो कोई बात नहीं हुई तो जीरो, है ना। एल, एल माने लेंथ, लेंथ यहाँ पे है ऊपर में मीटर एक बार, है ना। टी, समय नीचे में है, नीचे बटा में है ना, तो इसको हम माइनस में 2 लिख देंगे। यहाँ पे अगर देखें किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है ना, ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो सबसे पहले एम एल टी लिख लो आप। यहाँ पे एम माने मास, तो किलोग्राम तो आया है ना ऊपर में, तो 1 लिख लो। एल माने ये क्या है, लंबाई है, तो लंबाई मीटर भी है 1। समय भी आया है, ये लेकिन नीचे में है तो ये माइनस में 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते, अब न्यूटन के गति के नियम हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन। अब न्यूटन साहब बोलते हैं कि भाई गति, है ना, न्यूटन कितना महान वैज्ञानिक है ना, तो गति के नियम उन्होंने 3 दिया। कितने, 3 नियम दिया। जैसे कि पहले उन्होंने बोला कि कोई भी वस्तु, उसके बाद हम सारी चीजें पढ़ेंगे बल वगैरह, ठीक है, पहले एक एक चीज समझ लेते हैं। जितना अभी पढ़ा है वो अभी काफी है अभी तक के लिए। पहला नियम बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर ये रखी है, जैसे यहाँ पे बोर्ड है, तो ये रखा है तो ऐसी की ऐसी रहेगा, ठीक है। अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी जो है बल ना लगाया जाए, है ना, तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई वस्तु, कोई विरामस्थ वस्तु जो है तब तक विरामस्था में रहेगा, या फिर कोई गतिमान वस्तु जब तक गतिमान रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे कि अगर गाड़ी अगर चल रही है, उसमें अगर ब्रेक ना लगाया जाए तो क्या वो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, है ना। इंजन उसका बंद कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इंजन भी तो बल लग रहा है, तो क्या चलती रहेगी, तो नहीं, नहीं चलेगी। उसमें भी बहुत सारे बल लग रहे हैं, जैसे बल के बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें जो है आपको, आप देखेंगे कि घर्षण बल लग रहा होगा नीचे, है ना, घर्षण बल, ग्रेविटेशनल बल लग रहा होगा, तो उससे वो धीरे धीरे करके वो रुकेगी। हाँ, एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि कोई बल अगर नहीं काम करेगा तो वो जैसे के तैसे ही रह जाए। अगर आप कमरे में एक पेज भी अगर आप रख दो टेबल पे, तो वो पेज वैसे के वैसे रह जाएगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अब बाहरी बल जैसे कि हवा भी हो सकता है, अगर खिड़की खुली है, हवा अगर आ गया तो उसको उड़ा देगी, है ना, तो
तो उसमें कहीं ना कहीं वो बल लगाया गया, हवा के रूप में लगाया गया। ठीक है, तो पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी या फिर कोई वस्तु तब तक गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी इनर्शिया क्या है दोस्तों? तो इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। क्या होता है? जड़त्व। तो पहला नियम को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए दूसरा नियम के बारे में। इसके बारे में चलो इसी को हम उदाहरण के साथ जो है थोड़ा थोड़ा समझ चलते हैं। जैसे कि अगर ट्रेन में कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है, ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अगर ट्रेन अगर जो है चला, ट्रेन जो है एकाएक चल दिया, ट्रेन में आप बैठे हो, आप एकाएक चल दिया, तो आपका नीचे वाला जो पोर्शन है, पहले आप क्या थे? आप गतिमान नहीं थे, विराम अवस्था में थे, लेकिन तो आपका शरीर भी पूरा विराम अवस्था में था और ट्रेन भी विराम अवस्था में था। लेकिन जैसे ही वो बढ़ा तो ट्रेन गतिमान हो गया, लेकिन आपका बॉडी तो गतिमान नहीं हुआ। हाँ, ट्रेन के साथ जो आपका बॉडी का जो पार्ट जो सटा हुआ है वो ट्रेन के साथ गतिमान हो गया, लेकिन ऊपर का जो बॉडी है वो गतिमान नहीं हुआ। तो इसलिए आप पीछे के पीछे आप तो वहीं पे रहने का प्रयास करोगे ना, बाकी नीचे वाला जो पोर्शन है आपका वो आगे निकल जाएगा और आपका जो बॉडी है वहीं का वहीं रहने का प्रयास करेगा। इसी को बोलते हैं जड़त्व का। ठीक है, तो जब ट्रेन चलती है तो यात्री जो है वो पीछे की ओर झुक जाते हैं, एकाएक चल दिया तब। अगर मान के चलिए कि आप बाइक पे बैठे, पीछे जो है आपकी कोई भी बॉयफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड हो, कोई भी बैठा है, या फिर मम्मी पापा कोई भी, आप किसी को भी आपने बैठा लिया, उसके बाद आपने हूं एक्सीलेटर दिया, गाड़ी को बढ़ा दिया, तो क्या हुआ कि पीछे जो बैठा जो इंसान था वो क्या होगा? वो गिरेगा या नहीं? तो पक्का गिर जाए, क्योंकि सबसे पहले तो उसका बॉडी गति में नहीं था, बाइक भी गति में नहीं था आपका, और आपने बाइक को एक गति दे दिया, उसका बॉडी तो गति रहा ही नहीं है ना। उसका बॉडी का जो सटा हुआ जो पार्ट था वो तो गाड़ी के साथ गति में हो गया, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन था वो तो गति में नहीं रहा, वो तो वहीं का वहीं रहने का प्रयास कर रहा है। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन जो सटा हुआ था वो तो आगे निकल गया, लेकिन ये वाला यहीं रहने का प्रयास करेगा, इसलिए ये क्या होगा? पीछे की ओर गिर जाए, है ना। चलिए, तो ये है जड़त्व का नियम, मैंने आपको उदाहरण भी समझा दिए हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरे नियम पर। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आरोपित जो बल है, उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में जो बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण है उसका गुणनफल होगा, है ना। त्वरण के गुणनफल के बराबर ही होगा। किसी भी वस्तु में जो लगाया गया जो बल है वो क्या होगा? तो उसके जो द्रव्यमान है और उसका जो त्वरण है, हमने द्रव्यमान भी समझ लिया है और त्वरण भी समझ लिया है, मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो बराबर होगा। मतलब कि जो दूसरा गति नियम है वो क्या बताता है? तो F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, मतलब कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इससे जो है बल की परिभाषा मिल रही है, बल की परिभाषा मिल रही है। पहला नियम से हमें जड़त्व के बारे में पता चलता है, जबकि दूसरे नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन बटा समय भी आप बोल सकते हैं। संवेग में परिवर्तन बटा समय, F बराबर संवेग में परिवर्तन। संवेग हमने पढ़ा था वेग गुणे द्रव्यमान, वेग गुणे द्रव्यमान। संवेग में परिवर्तन कैसे होगा? मान के चलो कि दो वस्तु हैं, एक का कुछ संवेग में परिवर्तन, है ना, पहले कुछ संवेग अलग था, बाद में कुछ और हो गया, है ना। कोई तो कोई मास तो होगा ना, एम भी, है ना। एक इसका मास है और कुछ ये वेलोसिटी के साथ ये बढ़ रही है। अब एक और वस्तु है और वो जो है उसका भी कुछ अलग उसका वेग होगा। ठीक है, तो ये हमने यू मान लिया, इसको समय से हमने भागा दे दिया। अब यहाँ पे देखिए कि F बराबर क्या होगा? यहाँ हमने m कॉमन ले लिया और v माइनस यू कर दिया, बटा यहाँ पे t कर दिया। अब यहाँ पे देखो हमने शुरुआत में पढ़ी थी, क्या पढ़ा था दोस्तों? तो मास एक्सेलरेशन बराबर क्या पढ़ा था हमने? आप याद कीजिए, एक्सेलरेशन बराबर पढ़ा था, मतलब त्वरण बराबर पढ़ा था अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग को हम समय से भागा दे रहे थे। तो यहाँ पे भी देखिए अंतिम वेग और ये है प्रारंभिक वेग, इसको हम समय से भागा देते हैं
तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिख देंगे अब, एक सेकेंड, 1 सेकेंड दोस्तों। एफ एफ बराबर क्या लिखेंगे, एम तो है ही, और v माइनस यू बाई टी क्या है, तो ये जो है एक्सेलरेशन है, ये जो है एक्सेलरेशन है। एफ बराबर एम ए आ गया या नहीं आ गया। तो बल की परिभाषा जो है न्यूटन के दूसरे गति नियम से हमें मिलती है, और इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम किलोग्राम केजी लिखो, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका, तो सेकेंड स्क्वायर इसका क्या होगा, तो एसआई यूनिट होगा। और इसी को हम बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है न्यूटन। क्या बोला जाता है, न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो बल का एसआई यूनिट क्या हुआ, न्यूटन। बल का एसआई यूनिट क्या हुआ, न्यूटन। समझ गए। अब देखिए कि सीजीएस में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सीजीएस में जो है वो बल का एसआई यूनिट क्या होता है। ये तो पहला यहाँ खत्म हो गया ना, हम इस साइड लेके आ रहे हैं, ठीक है। सीजीएस में जो है वो बल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसी को समझिएगा, ग्राम, ग्राम, और उसके बाद सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि सीजीएस में जो है, सीजीएस में ग्राम आता है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, और एस फॉर सेकेंड। तो यहाँ सेंटीमीटर आया, ग्राम आया और सेकंड भी आया। जबकि यहाँ किलो आ रहा था। ये एमकेएस प्रणाली है ना, ये कौन सा प्रणाली है, एमकेएस प्रणाली है। सीजीएस में ये सीजीएस वाला चीज आया है, सीजीएस वाला चीज आया है। तो ये सीजीएस में इसी को क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रा क्या होगा, तो डाइन होगा। क्या होगा, डाइन होगा। अब देखिए कि इसको अगर हम न्यूटन में अगर बदलें तो क्या करना होगा दोस्तों, ये ग्राम है, यहाँ किलोग्राम था, तो जी का पावर आपको 3 लेना होगा या नहीं लेना होगा, बिल्कुल। ये जी जो है मतलब कि 10 के पावर 3 अगर आप लेंगे तो 1000 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे जी का नहीं, यहाँ पे 10 के पावर 3 लिखते हैं। 10 के पावर 3 ग्राम अगर रहेगा तो वो 1 किलो का हो जाएगा। 10 के पावर 3 ग्राम जो रहेगा तो 1 किलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये आपको सेंटीमीटर है, यहाँ मेरा मीटर आया हुआ था, तो आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, यानी कि 10 के पावर 2, 10 के पावर 2, 10 के पावर 2, 10 का स्क्वायर करेंगे, ये इतना सेंटीमीटर रहेगा तब 1 मीटर हो जाएगा। ये हमने मीटर पे कर दिया। उसके बाद तो सेकेंड तो सेम ही होता है, सेकेंड तो दोनों में है ना, सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ से क्या हुआ कि जब आप न्यूटन में इसको चेंज कर, ये न्यूटन में मैंने किया है, किसमें, हमने डाइन को न्यूटन में चेंज करने की कोशिश की है। डाइन को किसमें हम चेंज कर रहे हैं, न्यूटन में। इसलिए आप देखेंगे कि हमने ग्राम को किलो में यहाँ परिवर्तित किया, सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित किया, और सेकंड तो दोनों में है ही, तो वो परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 के पावर 5 न्यूटन, 10 के पावर 5 न्यूटन, 10 के पावर 5। ये डाइन होगा ना, हाँ ये तो डाइन है ना, ये डाइन वाला है ना भाई, एक सेकेंड, ये डाइन, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना था, ये चाहिए था कि 10 के पावर 5 डाइन बराबर क्या होता है, तो 1 न्यूटन होता है। यानी कि आप न्यूटन में अगर चेंज कर रहे हैं तो 10 के पावर 5 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो आप बोलेंगे 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर क्रिकेट के गेंद है तो उसको लोग जो है उसको जब कैच किया जाता है तो हम अपना हाथ जो है वो पीछे की ओर खींचते हैं ताकि हमें चोट ना लगे। फुटबॉल जो बॉल है उसको हम लात मारते हैं, क्या करते हैं, लात मारते हैं। तो जितना उसका संवेग रहेगा, हमने कितना फोर्स लगाया, अगर कोई पूछे कि कितना फोर्स लगाया, तो अगर बड़ा सा गेंद होगा, है ना, बड़ा गेंद है, एक तो बड़ा गेंद है और एक छोटा गेंद है, ठीक है, दोनों में हमने सेम फोर्स लगाया है, सॉरी दोनों को हमने सेम एक्सेलरेशन से क्या किया है, इसको किक किया है, क्या किया है, किक किया है। तो इसका मास जो है वो ज्यादा है, इसका मास जो है वो कम है, एक्सेलरेशन दोनों में हमने सेम लगाया है, ठीक है। तो किसका फोर्स ज्यादा होगा, तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, है ना, बल इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब न्यूटन का जो है वो तीसरा नियम पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरा नियम क्या बोलता है।
तो तीसरा नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं। जैसे कि लड़की वाला एग्जांपल दूं, चलो किसी भी लड़की को अगर आपने बोल दिया आई लव यू, तो वो क्या करेगी? उसको पसंद नहीं हो आप, वो तुरंत क्या करेगी? आपको थप्पड़ लगा दी। तो यही तो है क्रिया प्रतिक्रिया, है ना। आपने क्रिया किया और लड़की ने वो प्रतिक्रिया दिखा दी, तो क्या हुआ है? यही है क्रिया प्रतिक्रिया। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बोलेंगे, है ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बोलेंगे। जैसे कि जब कभी भी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर बल लगाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना ना। अगर किसी को आप मार रहे हो तो वो भी आपको मारेगा, सेम। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पूरा ऐसे धीमा मारेंगे, है ना, बोर्ड को धीमा ऐसे मारे, तो क्या करेगा? हमें चोट नहीं लगेगी, क्योंकि ये भी तो उधर से भाई बल लगा रहा होगा। इसी को अगर कस के जोर से मारे तो ये भी तो बल लगा रहा है, तो हमको जोर का चोट लगेगा, है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि बंदूक से जब गोली निकलती है तो आप गोली आगे चला रहे हो तो वो पीछे की ओर धक्का देता है, पीछे की ओर धक्का देता है। ठीक है, जैसे कि रॉकेट कैसे उड़ता है, तो न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है रॉकेट उड़ना, है ना। वो भी क्या करता है? पहले नीचे की ओर बल लगाता है। वो कहाँ बल लगाता है? नीचे की ओर। तो नीचे से भी उस पर बल लगता है, वो उड़ जाता है। तैरते जब है तो वो भी क्या है? न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। तैरना भी जो है न्यूटन के तीसरा गति नियम का उदाहरण है। हमें उम्मीद है कि न्यूटन का जो नियम है वो सारी आपको कंप्लीट हो गई होगी। ध्यान रखना, पहला नियम जो है जड़त्व के नियम से संबंधित है, दूसरा जो है वो उससे बल की परिभाषा मिलती है, जबकि तीसरा नियम जो है एक्शन और रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, अब कुछ गति के समीकरण आपसे पूछे जाते हैं। क्या है यहाँ पे? गति के नियम तो यहाँ पे सही हो गया भाई। गति के समीकरण कुछ हम देख लेते हैं। तो तीन जो है वो गति के समीकरण है। कितने? तीन। एक सेकेंड। तीन गति के समीकरण है। पहला गति का समीकरण क्या है? पहला है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा क्या बोलता है? तो एटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सॉरी, क्या बोलता है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, इससे हम समझते हैं कि इसका क्या लाभ है। फिर तीसरा जो गति का समीकरण है, ये समीकरण के बारे में बोल रहे हैं, वो न्यूटन के गति नियम अलग है। ठीक है, तीसरा समीकरण क्या है? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ऐसे है। v बराबर वेलोसिटी है, एस जो है वो क्या है? तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट है, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये गति के समीकरण है। कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ निकालना है तो इसी से निकलेगा। अगर आपको यू निकालना है तो मान के चलो ये दो सब चीजें कौन कहाँ पे कौन सा फार्मूला लाएगा ये तो आपको तय करना है। जैसे मैथ में अगर आपको कोई भी चीज निकालना होता है तो आप उसी से संबंधित फार्मूला क्या करते हैं? लगाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है, मतलब सारी चीज पता है, एक चीज आपको नहीं पता है तो वही वाला फार्मूला लगाओगे ना। अब ऐसा फार्मूला लगा रहे हो जिसमें दो दो चीज गायब है, तो वो फार्मूला से तो आप निकाल नहीं पाओगे। एक चीज जो आप निकालना चाह रहे हो, है ना, जो भी आप निकालना, मतलब कोई सारी चीजें दी हुई हैं, एक चीज गायब है तो सभी चीजें हमें पता हो जाएंगी। चलिए, अब देखो कि गति के प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि गति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो गति के वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन दो तरीके के प्रकार जो है वो मेन रूप से है कि एक होगा समान गति और एक होगा असमान गति। ऐसे नहीं बनाता हूं, इधर लिख देता हूं समान। समान गति इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एक होगा असमान, असमान गति। असमान गति को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब इसमें अगर समान गति से आप कहीं जा रहे हो, आपका स्पीड ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये क्या है? समान गति है।
है ना, मतलब कि चाल इसमें नियत रहेगी, चाल जो है वो क्या रहेगी, नियत रहेगी, चाल नियत रहेगी, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। इसमें जो है वो चाल जो है वो नियत नहीं रहेगी, बदलती रहेगी, नियत नहीं रहेगी। कभी आप 10 के स्पीड से जा रहे हो, फिर आपने 15 का स्पीड कर दिया, फिर 20 का कर दिया, फिर 5 पे आ गए, तो ये असमान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसका अगर डायग्राम अगर बनाने की अगर बात आए तो कुछ इस प्रकार आप डायग्राम ले सकते हैं। ये मान के चलिए कि इधर आपने समय लिया और इधर ये आपका स्पीड है, ठीक है। इधर कुछ डिनोट कर देता हूँ, जैसे 10 का, 20 का, 30 का स्पीड, 40 का स्पीड, 50 का स्पीड, यहाँ पे समय भी लिख देता हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, या फिर मिनट है ये, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया। मतलब इधर ये वाला जो लाइन है वो आपको समय बता रहा है और ये जो लाइन है वो आपको क्या बता रहा है, तो स्पीड बता रहा है। अब इस पे कोई ग्राफ बनाना है, अगर इस प्रकार का अगर ग्राफ अगर बन जाता है ऐसे, तो समझो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी देखिए कि स्पीड जो है वो बढ़ रही है, स्पीड इसमें बढ़ रही है, ये नहीं, ऐसे समझो, ऐसे समय आपका बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे समय जो है वो बढ़ रहा है लेकिन स्पीड आपका कांस्टेंट है। स्पीड देखिए कांस्टेंट है, समय धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जो स्पीड पहले भी 20 का था अभी भी 20 का है, ठीक है। असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार बनता है ना। अगर समान एक्सेलरेशन है तब तो ऐसे बन जाएगा, अगर एक्सेलरेशन कम बेसी हो रहा है तब ऐसे भी बन सकता है ना, ऐसे भी बन सकता है, इस तरीके के बनेंगे कुछ, या फिर ऐसे 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 भी बन सकता है, इस तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। ये भी टाइम और स्पीड का ग्राफ है। इसी तरीके से आप वेलोसिटी सॉरी त्वरण का आप निकाल सकते हैं, त्वरण का भी निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इससे कोई उतना मतलब नहीं होता, ये बस मैं समझा रहा था। अब यांत्रिकी में हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक स्थिरांक को समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने इसे मापा था। कौन मापा था, तो हेनरी कैवेंडिश। ये क्या होता है वो भी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश सबसे पहले किसने मापा, तो हेनरी कैवेंडिश ने इसे मापा था, ठीक है। यह जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है ये समान होता है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में समान रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है, ये कभी नहीं बदलता, ये भी लिख देता हूं, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, ये कभी भी नहीं बदलता है। दो पिंड जो हैं, जो आकाशीय जो पिंड होते हैं अंतरिक्ष में, तो दो पिंड के बीच ये लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है, ठीक है। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है। यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, इसमें हम सही करवाएंगे, टेंशन मत लो। तो ये जो दो पिंड हैं, जो आकाशीय पिंड हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण बल से ये संबंधित है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि देखिए F बराबर क्या होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बोलता है कि F जो है, F मतलब कि फोर्स, ये जो है समानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती सॉरी अनुक्रमानुपाती होगा। कब, जब मान के चलो कि पहला ये मास है, ये दूसरा मास है, ठीक है। मास माने, मास का मतलब द्रव्यमान, दो वस्तुएं हैं, तो ये आर स्क्वायर, ये त्रिज्या से हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके बटा लगाएंगे। ये है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये बोलता है कि फोर्स जो है अनुक्रमानुपाती होगा दो वस्तुएं के मास को, जब हम उसके त्रिज्या से क्या करेंगे, स्क्वायर करके भागा लगाएंगे, ठीक है। अब इसी को देखो कि अगर हम सॉल्व करें तो ये हटाएंगे हम अनुक्रमानुपाती, इसके लिए हम एक कांस्टेंट चीज लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, कांस्टेंट, है ना, स्थिरांक लेके आएंगे। तो वो स्थिरांक क्या होगा, तो जी हो, क्या होगा, जी। अब जी यही है सार्वत्रिक स्थिरांक, क्योंकि हम यहाँ से ये जो अनुक्रमानुपातिक है इसको हटा रहे हैं, m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, ये है, ठीक है। अनुक्रमानुपाती जो है उसको हमने हटाया और यहाँ पे स्थिरांक को लगा दी। अब ये आखिर जी है क्या,
ये कहीं नहीं बदलता। और जी का आपको वैल्यू आपको पक्का आपको याद होना चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये इसका मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन है ना, इसका मात्रक आप ध्यान रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मात्रक आपको जरूर ध्यान रखना है। मतलब कि g बराबर कितना होता है, तो g का जो मान है वो होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो है हर जगह पे सेम रहता है, ये कहीं बदलता नहीं है, जी का मान हमेशा यही रहेगा। अब ये देखो कि ये जो है छोटा वाला जी, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण लिखा गया भाई, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए गुरुत्वीय त्वरण। ये त्वरण है, ये तो गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ये जो है ये त्वरण है। मैं इसको सही करता हूं, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। मजा आ रहा है, समझ में आ रही है सारी चीजें। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, ये हो गया छोटा वाला मान, छोटा जी का मान। चलिए मैं इसका कलर अभी ले लेता हूं अपना वाला। तो यह जो है किसी ग्रह के द्वारा वस्तु को अपनी ओर खींचने से उत्पन्न त्वरण है। ठीक है, जो अपनी ओर जो खींचती है उसमें जो त्वरण जो उत्पन्न हुआ है वो है ये एक्सेलरेशन, ये जो है एक्सेलरेशन से संबंधित है ना, जबकि ये जो है एक्सेलरेशन से संबंधित ये वाला नहीं है, बड़ा वाला जी। ठीक है, जैसे कि मुक्त रूप से अगर पृथ्वी की ओर कोई वस्तु अगर फेंकी गई तो वस्तु में कुछ ना कुछ तो त्वरण होगा ही, तो वो जो है वही उसका क्या है, तो जी है। अब जी और छोटा वाला जी, जी से संबंध कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जी से संबंध, जी से संबंध, जी से संबंध, तो ये कैसे निकालेंगे, छोटा वाला जी जो है, छोटा वाला जी, इसको ये बराबर होगा क्या, तो बड़ा जी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यार क्या लिखा हूं, बड़ा जी को m से मल्टीप्लाई करेंगे और बटा r स्क्वायर करेंगे। ये समझ में आया। और यहाँ पे ये जो m है ये क्या है, तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, किसका, पृथ्वी का द्रव्यमान, मास। ये जो m है ये किसका है, तो पृथ्वी का। और ये जो r है वो क्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, ये जो r है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये जो m है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और ये g कांस्टेंट है, g का वैल्यू आपको पता है। जब ये सारी चीजों को आप जब बैठा लेंगे तो पृथ्वी की सतह पर जो g का जो मान आएगा वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो है जी का मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चंद्रमा का अलग होता है, अन्य ग्रह जैसे बृहस्पति है उसका अलग होगा, मंगल का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। और ये जो है स्थान के अनुसार बदलता रहता है ना, जैसे कोई बहुत ऊंचा होगा, कोई गहराई ज्यादा होगा, किसी का अक्षांश चेंज होगा, तो इसके अनुसार ये बदलते रहता है ना। अब पृथ्वी पे भी ये बदलता है, जैसे कि आप विषुवत पे चले जाओ, विषुवत ये मान के चलिए कि पृथ्वी है, तो जी का मान जो है वो विषुवत रेखा यही है ना, विषुवत पे जो है वो जी का मान क्या होगा, तो सबसे कम होगा, विषुवत पे सबसे कम होगा। लेकिन अगर आप ध्रुवों पे अगर चले जाएंगे, है ना, ध्रुवों पे, तो यहां पे सबसे अधिक होगा। ये ध्रुव है, ध्रुव, तो ध्रुव पे सबसे अधिक कहां होगा, तो ध्रुव पे। पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जो है जी का मान कहां पे अधिकतम होगा, तो आप बोलेंगे ध्रुवों पे अधिकतम होगा। कहां पे न्यूनतम होगा, तो विषुवत पे न्यूनतम होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जी जो है ये स्थिति के अनुसार, जो छोटा त्वरण जो है, छोटा और गुरुत्वीय त्वरण, ये स्थिति के अनुसार, जगह के अनुसार बदलते रहता है। गहराई हो, ऊंचाई हो, अक्षांश बदलेगा तो ये भी बदलेगा। लेकिन बड़ा वाला जो जी है, जिसको गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक स्थिरांक हम बोलते हैं, वो जो है कहीं नहीं बदलता। उसका हमेशा जो मान है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ही होता है। जबकि इसका मान पृथ्वी पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पे अलग होगा, बृहस्पति पे अलग होगा, है ना, पृथ्वी पे भी अलग अलग कहीं कहीं होता है। जैसे कि अगर विषुवत पे जाएं तो वहां सबसे कम होगा, और जब हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो वहां से मान बढ़ना शुरू हो जाएगा और ध्रुव पे सबसे अधिक मान होगा। ठीक है, अब देखो कि पलायन वेग क्या होता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र से अगर कोई बाहर निकल जाए, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, मतलब कि पृथ्वी जो है उसको अब अपनी ओर नहीं खींच रही है। जैसे कि यही पेन है, इस पेन को मैं यहां से गिराऊं तो ये जो है नीचे की ओर जाएगी, मतलब पृथ्वी जो है इसको अपनी ओर खींचेगी। ठीक है, अब ये जो खींच रही है, हम इसको इतना दूर फेंक दें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण इस पे काम ही ना करे। जैसे कि एक चुंबक है, चुंबक है, चुंबक पे अगर आप कोई भी मेटल को अगर सटाओगे तो वो खींचता है, अपनी ओर खींचता है। तो बहुत दूर कर दोगे तो वो खींचना बंद कर देगा। जब उसको आप नजदीक लेके जाओगे तब वहीं तक वो खींच सकता है। तो पृथ्वी के बारे में भी यही है कि पलायन वेग हम किसको बोलते हैं, जब वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला गया है तो उसको हम बोलते हैं पलायन वेग। और पलायन वेग बराबर क्या होता है, तो रूट में रहेगा 2gr, रूट में 2gr। आगे पहले देख लेता हूं कि आगे क्या है, जगह है क्या, अभी तो रुक जाओ। हाँ, पलायन वेग मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पलायन वेग, तो इसको √2gr। ठीक है, कैसे निकालते हैं। और पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। मतलब कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति घंटा नहीं, प्रति मिनट नहीं, प्रति सेकंड, है ना। सोचो कितना स्पीड से फेंकना पड़ेगा, तब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा और वो फिर पृथ्वी पर नहीं गिरेगी। ठीक है, वो पृथ्वी पर वापस नहीं गिरेगी, वो बाहर चली गई, समझे। तो पृथ्वी का क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पृथ्वी का जो पलायन वेग होगा वो क्या होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सभी ग्रह के अलग अलग होंगे। यहाँ पे जो ये जो छोटा वाला देखा ना हमने, गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है, तो ये भी बदलेगा क्योंकि इसमें भी जी आया है। ठीक है, चलिए, और ये त्रिज्या है, आर जो है वो क्या है, त्रिज्या है। एक एक चीजें समझ में आई होगी। अब जो है हम कार्य और बल को देखते हैं। कार्य और बल क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि हर चीज आपको समझ में आ रही होगी, किसी भी चीज को लेकर के कोई परेशानी नहीं होगा। तो किसी भी वस्तु पर जो बल लगाकर उसकी स्थिति में जब हम परिवर्तन कर देते हैं तो वही उसका बल है। अगर मान के चलिए कि मैं इस बोर्ड को क्या करूं कि धक्का दूं, या फिर एक दीवार है उसको मैं एक पूरा अपने धक्का दूं, लेकिन ये धक्का तो हो नहीं पा रहा, ये जो है इसका स्थान परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। दीवार यहीं का यहीं है, मैं बल तो लगा रहा हूं लेकिन इसका स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा। तो हमने शुरू में पढ़ा था विस्थापन के बारे में कि विस्थापन जो है वो 0 हो सकता है ना। तो यहाँ पे बल भी जो है, बल यानी कि वर्क, सॉरी हाँ ये बल यहाँ पढ़ रहा ना, F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो बल हम लोग पढ़ चुके हैं ना, हम कार्य बराबर पढ़ रहे हैं, कार्य बराबर तो W बराबर क्या होता है, तो फोर्स, आपने जो बल लगाया, ठीक है, और इसका विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम S से डिनोट करते हैं, हमने आपको बताया। तो बल बराबर जो है वो बल गुने विस्थापन होता है, हिंदी में लिख देता हूं, बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। और हमने देखा था कि अगर कोई भी वस्तु जो है यहां से चलना शुरू किया है सर्कुलर मोशन में, और यहीं पे आके वो एक चक्कर लगा के रुक जाए, तो प्रारंभिक बिंदु भी इसका यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, इसीलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो जब विस्थापन 0 हो सकता है तो कार्य भी 0 हो सकता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये जो दीवार है, इस दीवार पे हम अपना पूरा फोर्स लगा के हम इसको हिलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह पे से हट ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कार्य जो है वो 0 माना जाएगा। आपने भले ही कितना भी बल लगा लिया हो, ठीक है, लेकिन जब तक कार्य होता नहीं है तब तक वो कार्य क्या है, शून्य। क्या है, शून्य।
और ये जो है सदिश राशि है। ऐसा राशि है दोस्तों सदिश। सदिश क्यों है? क्योंकि इसमें आपको पता है बल जो है वो सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, तो ये भी क्या है? सदिश राशि है। आपको पता है ना कि किधर की ओर आप बल लगाओगे। ठीक है, कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसका हमने क्या देखना है अब? तो इसका एसआई यूनिट देखते हैं। तो एसआई यूनिट जो है वो होता है जूल। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में अगर देखें तो क्या होगा? जूल। लेकिन एसआई ना करके अगर हम सीजीएस में अगर देखें, कौन सी प्रणाली में? सीजीएस में, तो इसको आर्ग होता है। क्या होता है? आर्ग। पूछा जाता है बार बार। ये सारा पॉइंट बाय पॉइंट मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, हर जो भी एग्जाम से संबंधित हैं वो सारी चीजें यहाँ पे लिखवाई जाएंगी, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो जो कार्य है, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, लेकिन सीजीएस प्रणाली में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विस्थापन शून्य हो सकता है, इसलिए कार्य भी शून्य हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब जो है ये देख लेते हैं बल। तो बल तो हम लोग पढ़ ही लिए है ना, बल तो पढ़ा ना हमने। बल गुने विस्थापन, ये बल बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये कहाँ हमने पढ़ा? तो ये पढ़ा न्यूटन के दूसरे नियम में। कहाँ पढ़ा? तो न्यूटन के दूसरे नियम में। न्यूटन के दूसरे नियम में हमने बल को पढ़ा था। तो न्यूटन के दूसरे नियम में बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। तो बल जो है न्यूटन के दूसरे नियम से ही परिभाषित हुआ है। और फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये कैसा राशि है? तो ये अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश। इसमें दिशा नहीं होता, इसमें जो है दिशा नहीं होता। अगर एसआई मात्रक की अगर बात करें तो एसआई मात्रक किसका होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। लेकिन आपसे सीजीएस में भी पूछा जा सकता है। तो सीजीएस में क्या होता है? हमने पढ़ा था वहां पे डाइन के बारे में। क्या पढ़ा था? डाइन। और डाइन के बारे में क्या पढ़ा था? डाइन के बारे में पढ़ा था कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है ना। 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। हमने प्रूफ करके भी दिखाया था, है ना, कि ये जो है सीजीएस में सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, है ना। सेंटीमीटर को जब हमने किसमें किलोमीटर से कन्वर्ट किया था तो वहां पे क्या आया था? नहीं सॉरी, ग्राम से कन्वर्ट किया, केजी से कन्वर्ट किया था ना। हाँ, केजी से कन्वर्ट किया तो उस पर 10 के पावर 3 आ गया था। और सेंटीमीटर को जब हम मीटर से कन्वर्ट किए तो 10 के पावर 2 आ गया था। और 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2 जोड़ करके क्या हो गया? 10 के पावर 5 हो गया। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, ये रिपीट हो गया होगा आपका। आगे चलते हैं। ऊर्जा और शक्ति। ऊर्जा और शक्ति दोनों सुनने में तो सेम लगता है भाई। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड मेरे मित्र, ये क्या हुआ भाई? थोड़ा सा रुकना। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। चलिए, ऊर्जा और शक्ति अब देखते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का मतलब एनर्जी। ये जो है एनर्जी अब कहाँ से आती है? खाना खाने से आती है ना। मतलब ये कार्य करने की क्षमता को दिखाता है कि आपके अंदर जो है कार्य करने की कितनी क्षमता है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा, है ना। आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति जो है बहुत तेजी से काम करता है, जबकि कोई जो है बहुत कम तेजी से काम करता है। जैसे आपने मैथ में भी पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है, उसकी क्षमता कम है, कार्य करने की क्षमता कम है। तो आप समझ गए होंगे। इसका एसआई मात्रक होता है जूल। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। एसआई मात्रक होता है जूल। लेकिन अगर सीजीएस में अगर पूछा जाए तो सीजीएस में अभी पढ़ा था ना हमने अर्ग, कार्य का भी यही था। कार्य का एसआई मात्रक था जूल और सीजीएस में था अर्ग। तो इसमें भी कार्य का भी और ऊर्जा का भी दोनों का सेम होता है। और 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ये भी ध्यान रखना। वहां पे मैंने नहीं बताया था। 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कभी कभी पूछ ली जा सकती है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। अब देखिए कि ऊर्जा जो है वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बहुत प्रकार के हो सकते हैं, है ना। आपके मस्कुलर एनर्जी हो सकती है ना, मस्कुलर एनर्जी हो सकती है, बहुत सारा मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है,
वाइंड एनर्जी हो सकता है, मतलब कि हवा वाला एनर्जी हो सकता है, आपके शरीर शारीरिक शक्ति हो सकती है ना, शारीरिक एनर्जी। फिर मैकेनिकल एनर्जी हो सकता है, मतलब मशीन वाला, वो बहुत सारी चीज, मस्कुलर मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन हम यहाँ पे एक जो है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें समझना है, यांत्रिक ऊर्जा को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि यांत्रिकी पढ़ रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो ये होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो जिसमें गति हो, वो गतिज ऊर्जा है उसमें। जैसे वायु, वायु भी चल रही है, तो उसमें भी गतिज ऊर्जा है ना। और ये होता है 1/2, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, 1/2 mv², ठीक है। जबकि स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा स्थिर कोई वस्तु है तो उसमें होता है, ठीक है। जैसे कि आप रबड़ को खींच के आप ऐसे रखो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है ना। तो स्थितिज ऊर्जा है। अब ये स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिख दूंगा। ये जो है गतिज ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी, के ई इसको लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा, और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, mgh मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू हाइट, ठीक है। अब mg हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, mg क्या पढ़ा था, तो इसको हमने वेट में पढ़ा, है ना, इसको हमने वेट में पढ़ा, यानी कि ये भार इंटू ऊंचाई, भार इंटू ऊंचाई। इसको आप और क्या लिख सकते हो, तो WG भी लिख सकते, सॉरी WH लिख सकते हो, WH वेट इंटू हाइट, ठीक है, भार गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये भार कहां से आ गया, क्योंकि m और g, है ना, मास इंटू ग्रेविटेशन को ही तो हम बोलते हैं क्या, भार बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो वेट को जब आप ऊंचाई से आप क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होगा। अब देखिए कि यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी में स्क्वायर आया है, किसका स्क्वायर आया है, तो आप बोलेंगे वेग का, वेग का स्क्वायर आया है। कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि अगर क्या किया जाए, वेग को अगर 2 गुना कर दिया जाए, वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। तो अगर इसको हम दुगना कर रहे हैं, क्योंकि यह स्क्वायर है, तो वो 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना अगर करेंगे, 2 गुना, तो वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 2 गुना करने पर जो है गतिज ऊर्जा वो क्या हो जाएगा, वेग को अगर दुगना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी दिया गया कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो, सिर्फ उसका जो रूप है वो आप बदल सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार से दूसरे प्रकार में आप उसको चेंज कर सकते हैं, बस वो रूपांतरित होते रहता है, ठीक है। ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती और ना ही नष्ट होती है, उसका सिर्फ रूप बदलता है, ठीक है। जैसे आप देखो कि मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं, ये क्या है, माइक्रोफोन। अब ये माइक्रोफोन मेरी आवाज को विद्युत ऊर्जा में जो है वो रूपांतरित कर रहा है। तो माइक्रोफोन जो है उसमें कौन सी ऊर्जा थी, मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्वनि ऊर्जा ये लिया और ये चेंज कर दिया विद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है वो रूपांतरित होना है, एनर्जी जो है वो रूपांतरित हो रहा है। जैसे लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को साउंड ऊर्जा यानी कि ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसी प्रकार अगर हम मोमबत्ती देखें तो रासायनिक ऊर्जा को वो प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक यानी कि केमिकल एनर्जी, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है वो बदलती रहती है, ऊर्जा का रूप बदलते रहता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, समझ गया बात। अब देखो कि विद्युत पंखा अगर लगा हुआ है आपके घर में, तो वो क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में वो बदल दे रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे रहा है, वो गति में हो जाता है। अब विद्युत बल्ब लगा हुआ है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर दे रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान है वो एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं।
मतलब कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो ना तो नष्ट किया जाता है और ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ पे क्लियर है। कभी कभी आपसे कैलोरी में पूछा जाता है कि अगर 1 कैलोरी है तो उसमें कितना जूल होगा, तो 1 कैलोरी में 4.186 एक कैलोरी 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.186 जूल। अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछा जाए, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो आप बोलेंगे 3.6। मैं लिख देता हूँ, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, यहाँ देखो ये जूल जो है किसका मात्रक है? ऊर्जा का। कार्य का भी ऐसा ही मात्रक जूल ही था, TGS में अर्घ हो जाता है। तो ये याद रखना कि कैलोरी जो है, कैलोरी में जब हम आएंगे तो 4.186 जूल बराबर 1 कैलोरी होगा, जबकि 3.6 गुने 10 के पावर 6 ये जो है जूल हम अगर लेंगे तो 1 किलोवाट घंटा निकलेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें क्या समझना है दोस्तों? अब हमें समझना है पावर। तो पावर क्या होता है? तो ये हमने देखा कि ये कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं, लेकिन कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। अब दर कैसे निकालेंगे, है ना, यानी कि शक्ति, शक्ति बराबर कार्य, आपने जो टोटल जो कार्य किया है और किस दर से किया है, मतलब समय से आप भागा दे रहे। ठीक है, यानी कि पावर को, पावर बराबर क्या होता है? W/T होता है, वर्क अपॉन टी। ये जो है इसको कभी कभी सामर्थ्य भी बोला जाता है, सामर्थ्य। ठीक है, ये पावर है, समझे, कि आपने कितने समय में कितने कार्य किया है। प्रति इकाई समय में कार्य करने की दर को हम क्या बोलेंगे? तो शक्ति बोलेंगे। ये कौन सी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश। और ये भी अदिश ही राशि है ना, दोनों यहाँ पे अदिश राशि की ही बात हो रहा है, अदिश राशि। एसआई यूनिट क्या होगा? तो जूल प्रति सेकंड। एसआई यूनिट इसका क्या होगा? एसआई, एसआई देखो, कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। समय का एसआई यूनिट क्या होता है? तो सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड जो है वो शक्ति का क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। और इसी को, जूल प्रति सेकंड को ही जब बदलते हैं तो इसको एक नाम दे दिया गया है, वॉट। क्या दे दिया गया है? वॉट। तो जूल प्रति सेकंड जो है ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर अगर वॉट भी आप लिख सकते हैं, है ना। मतलब कि शक्ति का एसआई मात्रा क्या होगा? वॉट होगा। अगर पूछा जाए कि सीजीएस में क्या होगा, तो अर्घ प्रति सेकंड होगा। सीजीएस में जूल के जगह पे सिर्फ आपको अर्घ करना है, एक सेकंड, अर्घ प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया किसमें? तो सीजीएस में, सीजीएस। ऐसा होता है कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। एक हॉर्स पावर, एक एचपी, एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है, 746। तो क्लियर है सभी चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमने जो है शक्ति भी कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ जो ऊर्जा है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे जो ये सारी यांत्रिकी में जो भी यूनिट्स वगैरह थी, जो भी जो शाब्दिक अर्थ थे, वो सारी चीजें हमने समझ ली है। अब जो है हम कहाँ पे पहुंचने वाले हैं? तो पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के गुण जो है हमें ये समझने में सहायता करता है कि कोई वस्तु जो है किस प्रकार व्यवहार करेगी, कोई वस्तु जो है वो किस प्रकार व्यवहार करेगी अगर उसको आप खींच रहे हो, दबा रहे हो, उस पर जोर लगा रहे हो, इस तरीके की चीजें, तो वो कैसे व्यवहार करेगी। ठीक है, और पदार्थ आपको पता है कि टोटल जो है वो 5 तरह के पदार्थ हैं, 5 प्रकार के। पहला ठोस, दूसरा द्रव, ठोस, उसके बाद द्रव, तीसरा गैस, ये तो सबको जानता है। चौथा, चौथा जो है प्लाज्मा है। चौथा कौन सा है? प्लाज्मा। पांचवा कौन सा है? पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन। एक एक चीजें समझेंगे दोस्तों, टेंशन मत लेना। आइंस्टीन कंडेंसेट।
ठीक है, ये नाम जो देखो ध्यान से, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस का मतलब क्या है? बोस का मतलब है सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, और आइंस्टीन का मतलब आइंस्टीन। तो सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर के इसको 1924 में खोजा था। कब खोजा था? 1924 में खोजा था। किसने? तो हमने बताया सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ये क्या होता है? तो अत्यंत निम्न ताप पर जो निर्मित वस्तुएं हैं, जब किसी भी वस्तु का ताप एकदम अत्यंत निम्न हो जाए, अत्यंत निम्न का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, परम ताप जिसको आप बोलते हैं, तो यही फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था में वो पहुंच जाती है, मतलब कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ये प्लाज्मा क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था है। और ये जो है आयनित गैस अवस्था है, जब कोई भी गैस पूरा आयनित हो जाए, अगर कोई भी गैस जो है वो क्या ले ले, ईंधन, ईंधन बोल सकते हैं ना, आग का रूप ले ले, आप ऐसे समझ लो, आयनित हो जाए। ठीक है, जैसे कि वो सूर्य, सूर्य क्या है? उसमें भी प्लाज्मा है, पदार्थ की चौथी अवस्था है, क्योंकि गैस जो है उसमें सारे आयनित हो चुके हैं। ये समझ गए आप? ये चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना। अब ठोस द्रव गैस को समझ लेते हैं। ठोस, मान के चलो कि ये एक वस्तु है, इसको अभी आयतन भी उतना ही है और इसका आकार भी वही है, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो सकता है इसको, है ना। तो ठोस जो है दबा किसी, इसका जो आकार है, आकार ऐसे नहीं, सबको एक ही में कंबाइन कर देता हूं। हम आकार देखते हैं, क्या आकार, और आयतन, आयतन ये देख लेते हैं, दो तीनों का। तो अगर इसको देखें ठोस का, ये निश्चित है, आकार क्या है? तो निश्चित है, ये नहीं बदलता। इसमें आयतन भी क्या है? तो निश्चित है, निश्चित। लेकिन यही अगर द्रव रहेगा तो इसका आकार बदलेगा। अगर गिलास में रखेगा तो उसका आकार अलग होगा, उसको बाल्टी में आप डाल दो तो आकार अलग हो जाएगा, हाथ पिलो तो आकार अलग अलग होता है। तो इसका आकार जो है अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। जबकि इसका आयतन तो वही रहेगा ना, 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप किसी भी चीज में आप रख लो। ठीक है, गैस जो है ये भाई ना तो इसका आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है, ये दोनों इसमें क्या है? अनिश्चित, अनिश्चित। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है किसमें? गैस में। तो ये चीजें ध्यान रखना है, पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है ये समझिए कि अगर कोई, यहां देखो ये द्रव है, ये पेन कैसा ले लिया है मैंने, चलो इसको दूसरा पेन मैं लेता हूं। ये देखिए, ये आपका नहीं हुआ क्या चेंज? 1 सेकेंड, हो तो चुका है। ये देखिए द्रव है और यहाँ पे गैस, ठोस, और यहाँ पे गैस, तीन चीजें हैं। जब कोई भी द्रव जो है वो गैस में बदले, जैसे आप पानी को गर्म करो वो उड़ने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। जब द्रव ठोस में द्रव जो है गैस में बदले तो उसको वाष्पीकरण। और गैस, गैस फिर ठोस में अगर पहुंच जाए, गैस, गैस क्या हो जाए? ठोस में, तो उसको बोलेंगे उदरपातन। क्या बोलेंगे? उदरपातन। या फिर ठोस अगर सीधे गैस में रूपांतरित हो जाए, जैसे कि नेफ्थलीन होता है, कपूर होता है, ये ठोस होता है और सीधे उड़ जाता है गैस में रूपांतरित, तो इसको भी बोलते हैं उदरपातन। ठीक है, अगर कोई द्रव अगर ठोस का रूप ले लेता है, जैसे पानी, आप उसको जमाओगे तो जम जाएगा, ठोस बन जाएगा, बर्फ का रूप ले लेगा, तो इसको बोलेंगे जमना। क्या बोलेंगे? जमना। लेकिन अगर ठोस जो है वो जब पिघल जाए, बर्फ अगर पिघल जाएगा, तो उसको बोलेंगे गलना, संगलन या फिर गलन भी इसको बोलते हैं, गलना। ठीक है, और अगर गैस जो है वो द्रव में बदल जाए, गैस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। गैस किस में बदले? द्रव में। जैसे कि बादल जो है वो क्या है? गैस ही तो है। नीचे से जो है पानी जो है द्रव, वो गैस बन के उड़ा है, और वो गैस जो है वो क्या, अगर द्रव में बदल जाए और वो पृथ्वी पर आए तो उसको क्या बोलेंगे? संघनन, संघनन बोलेंगे। जब गैस द्रव में बदल जाए तो संघनन बोलेंगे। ठीक है, गैस द्रव में बदलेगा तो संघनन, द्रव अगर ठोस में बदल जाए तो जमना, अगर ठोस गैस में बदल जाए तो उसको बोलेंगे उदरपातन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको घनत्व के बारे में जानना होगा, जब भी आप पदार्थ के बारे में जान रहे हैं तो। आखिर घनत्व क्या होता है? तो घनत्व बराबर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? नहीं, पेन चेंज करो।
घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी की बात कर रहा हूं, द्रव्यमान बटा आयतन, एम बटा वी। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। ये ध्यान रखना भाई, घनत्व के बारे में पढ़ रहे हैं और इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आगे काम है इसका। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आयतन जो है वो भी आप जानते ही हो, मीटर क्यूब में इसको हम नापते हैं। तो द्रव्यमान के लिए केजी आ जाएगा और आयतन के लिए क्या आ जाएगा? आयतन मीटर क्यूब में नापते हैं ना, आयतन हम मीटर क्यूब में नापते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? एस आई यूनिट हो गया, एस आई यूनिट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? घनत्व के बारे में। ठीक है, द्रव्यमान घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पानी का जो घनत्व है कब अधिकतम होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा पानी का घनत्व, अधिकतम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर समान आयतन के दो घन हो, समान आयतन के दो घन है, मान के चलिए, कहाँ पे समझाऊं, अगला कुछ है क्या? यहाँ पे समझाते हैं। समान आयतन के दो घन मैं ले लेता हूँ। ये जो है ये लोहा का है, ये किसका है? लोहा। और ये जो है मान के चलिए लकड़ी है, ये लकड़ी है और दोनों समान आयतन के, दोनों में क्या है? समान आयतन है दोनों। तो लोहा में जो है पार्टिकल ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होगा, है ना, ज़्यादा सटे सटे हुए होंगे, समझिएगा, ज़्यादा सटे सटे हुए होंगे। जबकि लकड़ी में जो है इसका पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होगा। ठीक है, ये थोड़ा दूर दूर होगा। तो ये भारी होगा लोहा वाला, और लकड़ी वाला क्या होगा? लकड़ी वाला कम भारी होगा। क्यों? द्रव्यमान अधिक तो घनत्व भी अधिक होगा। अगर द्रव्यमान अगर अधिक है, मतलब कि मास अगर अधिक है, द्रव्यमान अगर अधिक है तो घनत्व भी अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा। ये कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा कि घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान जितना अधिक उतना अधिक घनत्व भी होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एक चीजें हम समझ लेते हैं पदार्थ के बारे में। अच्छा, यहाँ पे कुछ और है क्या इसके बाद? नहीं, यहाँ पे तो फिर प्रकाशिक ही आएगा ना। चलो यही पेज में हम समझाते हैं। अब देखिए पदार्थ के कुछ गुण समझते हैं। प्रत्यास्था, प्रत्यास्था क्या होता है? भाई बहुत समय हो गया ना। प्रत्यास्था क्या? प्रत्यास्था, और एक होता है प्लास्टिकता। प्रत्यास्था और एक होता है प्लास्टिकता, प्लास्टिडिटी, प्लास्टिकता। दोस्तों मुझे लग रहा है कि बहुत समय हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मैं समझाता हूँ कि अगर बल हटाने पर वस्तु अगर पुनः अपने मूल आकार में आने की अगर आ जाए तो वो क्या होगा? तो वो है उसका प्रत्यास्था। जैसे कि रबड़, रबड़ को आप खींच दो, जब तक खींचो वो ठीक है, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो अपने मूल आकार में आ जाएगा। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप खींचते हो तो वो ठीक है, लेकिन उसको छोड़ोगे तो वो अपने मूल आकार में चला आएगा, है ना। और हुक का नियम जो है इसी से संबंधित है, ध्यान रखना। प्रत्यास्थता से संबंधित है क्या? तो हुक का नियम। और यह है क्या? प्रत्यास्था। तो कोई भी वस्तु अपना जो प्रारंभिक जो उसका जो आकार था उसमें आने की चेष्टा करता है प्रत्यास्था के कारण। ठीक है, और हुक का नियम क्या कहता है कि जो विकृति है वो अनुपातिक होगा किसके? तो लगाया गया बल के। विकृति, विकृति जो है अनुपातिक होगा लगाया गया बल, लगाया गया बल। ये हुक का नियम आप ध्यान रखना। हुक का नियम जो है प्रत्यास्थता से संबंधित है। अगर हम प्लास्टिकता की बात करें तो अस्थायी रूप से अगर कोई वस्तु में आकार बदलने की अगर क्षमता है तो वो क्या है? उसका प्लास्टिकता है। जैसे कि हम यहाँ पे मोम है, तो मोम को आप क्या करोगे? अभी लंबा है उसको आप गोल कर दो तो वह अस्थायी रूप से चेंज हो जाता है। लोहा, लोहा को हम पीट पीट के कोई भी आकार बदल देते हैं। मिट्टी, ये सारे जो है ये क्या है? इसमें प्लास्टिसिटी के कारण होता है। तो प्लास्टिसिटी क्या है? तो प्लास्टिकता जो है, प्लास्टिकता हम क्या बोलते हैं? तो अस्थायी रूप से जो आकार बदलने की क्षमता है उसको प्लास्टिकता बोलते हैं। जबकि प्रत्यास्था जो है वो अस्थायी रूप से, आकार तो उसका बदल रहा है लेकिन अस्थायी रूप से वो नहीं बदल रहा, वो पुनः जो है
वो अपने प्रारंभिक आकार में आ जाता है प्रत्यास्थता के कारण। तो प्रत्यास्थता और प्लास्टिकता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दाब और संपीड़ितता समझते हैं। दाब, दाब और संपीड़न जिसको आप बोलते हो, संपीड्यता, संपीड़न, है ना। दाब, दाब मतलब प्रेशर, और संपीड़न मतलब कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, किसी भी चीज को आप जब कितना आप दबाया जा सकता है। जैसे एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला जो बल है उसको हम दाब बोलते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। ये क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। आप बल जो लगा रहे हो, बल जो लगा रहे हो कितने क्षेत्रफल पे लगा रहे हो, बल कितने क्षेत्रफल पे लगा रहे हो, तो दाब बराबर आप ध्यान रखेंगे बल बटा क्षेत्रफल। लेकिन ये जो संपीड्यता है, ये है दबाव डालने पर जो आयतन में हुई कमी है, वो है संपीड़न। जैसे कि एक ये मान के चलो कि ये किसी भी चीज का कोई वस्तु है, अब इसको हमने क्या किया कि इसको दबा दबा के इतना छोटा कर दिया, तो ये इसका संपीड़न गुण है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे फोम का अगर कोई भी चीज आता है, गद्दा वगैरह, तो ये इतना मोटा दिखता है ना, उसको कंप्रेस करके है ना उसको दबा दिया जाता है, वो एकदम छोटा हो जाता है, फिर लपेट के उसको शिफ्ट कर दिया जाता है ना, शिफ्ट हो जाता है वो। तो ये है संपीड़न। ठीक है, संपीड़न समझ में आया, मतलब दबाव से पहले ये ऐसा दिख रहा था, दबाव के बाद ये ऐसा हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो संपीड़न होता है, सबसे ज्यादा संपीड़न की क्षमता होती है गैस में, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है ठोस में। संपीड़न सबसे ज्यादा किस में हो सकता है, तो गैस में, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद ठोस में। ठीक है, अब देखो कि दाब बराबर हमने देखा बल बटा क्षेत्रफल। अब इसका एसआई यूनिट भी पूछा जा सकता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका एसआई यूनिट, और इसी को हम पास्कल नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, पास्कल। तो दाब का एसआई यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे पास्कल। आप न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि पास्कल का नाम आया है भाई, तो पास्कल का नियम समझते हैं। तो पास्कल का नियम बोलता है कि यदि आप किसी भी बंद तरल पर दबाव डालते हैं, तो वह दबाव हर दिशा में जाता है। ये नहीं कि जहां पे आप डाल रहे हो वहीं पे जाएगा, वो दबाव हर दिशा में जाएगा। अगर मान के चलिए कि ये जो है तालाब है, इस तालाब में जो है हम किसी भी चीज को अगर डुबाते हैं, अगर इसको दबा रहे हैं, तो बल हर तरफ लग रहा है ना, इधर की ओर लग रहा है, हर तरफ लग रहा है। देख रहे हो ना, पानी जो है हर तरफ बल लगाने, किनारे की ओर भी बल लगने लगता है। और इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है हाइड्रोलिक ब्रेक, लिफ्ट, क्रेन। देखते हो क्रेन होता कहाँ है, यहाँ से बल लगाता है ना, लेकिन वो जो है उसका बल हर तरफ लग रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है पास्कल का नियम पे आधारित तो है, क्या क्या, तो हाइड्रोलिक ब्रेक, लिफ्ट, फिर क्रेन। तो ये एग्जाम्पल सब ध्यान रखना। पास्कल का नियम क्या कहता है कि आप किसी भी बंद तरल पर अब अगर दबाव डालते हैं, तो वो जो दबाव है वो हर दिशा में हर बिंदु पर समान रूप से बढ़ता है। ठीक है, समझिए। चलिए, तो दाब और संपीड़न समझ गए होंगे। दाब जो है कि जो बल आप लगा रहे हो, कितने क्षेत्रफल पे लगा रहे हो, वो उसका क्या है, दाब। लेकिन संपीड़न क्या है, तो जो छोटा होने की प्रवृत्ति है, मतलब दाब डालने पर जो आयतन में हो गया, कमी हो गया, वो क्या है, उसका संपीड़न। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम अगला चीज समझते हैं, प्रसार और केशिकत्व। प्रसार और केशिकत्व, तो प्रसार क्या है, प्रसार, केशिकत्व। बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई यहाँ से, प्रसार और केशिकत्व। ठीक है, प्रसार और केशिकत्व। तो प्रसार जो है इसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं, और केशिकत्व को बोलते हैं कैपिलरिटी। ठीक है, तो प्रसार जो है, ताप बढ़ने पर जो आयतन बढ़ता है उसको हम प्रसार बोलते हैं। ताप बढ़ने पर आयतन का बढ़ना, ताप बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर आयतन, आयतन बढ़ना, यही तो है प्रसार। ताप बढ़ने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है। और सबसे ज्यादा किस में बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा बढ़ता है गैस में, उसके बाद बढ़ता है द्रव में, उसके बाद बढ़ता है ठोस में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है सबसे ज्यादा जो प्रसार की क्षमता है वो किस में होता है, तो गैस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। जैसे कि द्रव में आप देखो पारा, पारा ले लो, पारा अगर वो गर्म होता है तो ऊपर की ओर क्या होता है, बढ़ने लग जाता है ना।
और केशिकत्व क्या है, तो केश नली में किसी जो कोई भी जो द्रव है उसका ऊपर चढ़ने या फिर उतरने की जो परिघटना है वही केशिकत्व है। जैसे कि जल का जो जल तो होता है मिट्टी में, लेकिन टहनी के हर भाग में पहुंच जाता है तो ऊपर वो चढ़ रहा है, तो किस कारण, तो केशिकत्व के कारण। ठीक है, जैसे कि वो मोमबत्ती होता है वो जल रहा है, तो मोमबत्ती में जो जलने की जो प्रक्रिया हो रहा है, जो मोम जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो भी क्या है, केशिकत्व के कारण हो रहा है। अगर बत्ती मोम लालटेन आप जलाते हैं तो बत्ती नीचे होता है, तेल जो है नीचे होता है, बत्ती डाल देते हैं, बत्ती से तेल ऊपर की ओर चढ़ जाता है, किसके कारण, केशिकत्व के कारण। अब एक घटना और समझ लो, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव ये क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सरफेस टेंशन बोलते हैं। द्रव की सतह पर अणुओं के आकर्षण के कारण जो सतह का सिकुड़ना, द्रव की सतह पर अणु अपने अंदर आकर्षण करते हैं, है ना, तो अणु क्या हो जाता है, द्रव सिकुड़ जाता है। जैसे कि वर्षा का बूंद गोल होना। वर्षा का बूंद गोल क्यों है, क्योंकि जो पानी है उसमें जो अणु है वो एक दूसरे के बीच आकर्षित हो रहे हैं, तो सब वो सट गया, गोल हो गया, है ना। जैसे साबुन का बुलबुला आप ले लो, अगर भार अगर एकदम नगण्य है तो पूरा गोल बनेगा, भार अगर एकदम नगण्य है तो पूरा क्या हो जाएगा, गोल बनेगा। भार नगण्य, भार अगर नगण्य हो, भार न के बराबर हो तो पूरा गोल बनेगा। ठीक है, तो समझ गया पृष्ठ तनाव क्या है, तो द्रव की सतह पर अणुओं के आकर्षण के कारण जो सतह जो सिकुड़ जाती है वही क्या है, तो पृष्ठ तनाव है। केशिकत्व क्या है, तो केश नली में द्रव जो ऊपर की ओर चढ़ती है या फिर नीचे उतरने की घटना परिघटना केशिकत्व कहलाती है। प्रसार जो है, ताप बढ़ाने पर आयतन अगर बढ़ रहा है तो वो है क्या, तो प्रसार है। अब समझिए श्यानता क्या है, श्यानता, 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 श्यानता क्या है, श्यानता को इंग्लिश में हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। द्रव के बहाव का विरोध, द्रव के बहाव का विरोध, बहाव का ये विरोध करेगा, क्या करेगा, कहेगा कि हम नहीं बहेंगे जल्दी। जैसे कि एक मैं ऐसे मैग, ये तो सही से नहीं है, मैं ऐसे एक मग ले लेता हूं, चलो मग बनाते हैं तनिक बढ़िया वाला। ये हमारा रहा मग, ये इसका है हैंडल, यहाँ से ये हम जल गिरा रहे हैं। अगर जल गिराएंगे तो जल में बहने की क्षमता ज्यादा है। अगर इसी में मध डाल दें माने शहद, तो शहद जो है वो विरोध करेगी, वो तेजी से नहीं बहेगा, है ना। इसका मतलब है कि शहद में जो है जल की अपेक्षा अधिक श्यानता है, शहद में जल की अपेक्षा अधिक श्यानता है, क्योंकि गढ़ा वो ज्यादा है। अब गढ़ा से समझ लो ना भाई, वही तो उसका श्यानता है। द्रव के बहाव का जो विरोध करेगी वो क्या है, श्यानता है। और ठोस में श्यानता नहीं होती, ध्यान रखना, ठोस में जो है श्यानता नहीं होती है। गैस की श्यानता जो है ताप बढ़ने पर बढ़ती है। गैस में क्या होगा, गैस में, गैस की श्यानता अगर ताप बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, ताप बढ़ने पर क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि द्रव की जो श्यानता है वो क्या होगी, घटेगी। अगर आप ताप बढ़ाओगे तो द्रव की श्यानता घटेगी। जब आपके घर में अगर सब्जी वगैरह बनता होगा तो आपने देखा होगा, है ना, सब्जी जब बनता है गर्म होता है वो, तो उस समय मम्मी जो है वो देखने में लगता है एकदम पानी जैसा, पानी ज्यादा हो गया, मम्मी क्या बोलती है, मम्मी बोलती है नहीं नहीं, ये जब ठंडा होगा तो क्या होगा, सही हो जाएगा, ठंडा होगा तो सही हो जाएगा, मतलब कि गाढ़ा हो जाएगा, उसका श्यानता बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि द्रव जब ठंडा होगा तो उसकी श्यानता बढ़ेगी, लेकिन जब उसका जब वो गर्म होगा तो उसकी श्यानता घटेगी। मतलब जब आप ताप बढ़ाओगे तो द्रव की श्यानता घटेगी, जबकि गैस की श्यानता बढ़ेगी। ठीक है, अब शहद की श्यानता जो है पानी से अधिक होती है, मैंने आपको बता दिया। पृष्ठ तनाव पढ़ लिया है, सभी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हैं। अब एक चीज और पढ़ लेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसको आप तैरने का नियम बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत, क्योंकि उत्प्लावन बल पढ़ना है ना हमें, उत्प्लावन बल, प्लावन बल, बायोएंसी फोर्स इसको बोलते हैं, उत्प्लावन बल, है ना। तो उत्प्लावन बल क्या कहता है कि द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल। जैसे कि आप कोई भी बोतल, खाली बोतल अगर द्रव में अगर डालोगे तो द्रव ऊपर की ओर बल लगाएगा, है ना, जल्दी आप उसको कर नहीं पाते हो, अंदर डाल नहीं पाते हो। तो इसी से आर्किमिडीज का सिद्धांत निकल के आता है। और आर्किमिडीज बोलते हैं कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, और कितना कमी आता है, तो उसके द्वारा जो हटाई गई द्रव के भार के बराबर उसमें कमी आती है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास वाटर है, ये क्या है, वाटर है। अब इस वाटर में हमने एक वस्तु को डाला, एक वस्तु को यहाँ पे हम डाल रहे हैं,
जिसका जो भार है हमें नहीं पता, हम इसका कोई भी भार हम मान लेते हैं कि ये जो है W है, इसका भार क्या है W, ये वस्तु है, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका भार क्या है W, तो ये नीचे की ओर भार लगा रहा होगा, वस्तु कहाँ लगा रहा होगा, नीचे की ओर। लेकिन ये यहाँ से जो पानी जो हटाया गया है, ये जो पानी जो हटा रहा है द्रव, ये ऊपर की ओर बल लगा रहा है, कितना लगा रहा है, तो W1, मतलब कि इसी के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो कि अगर अगर जो है W1 अगर ज्यादा हो जाए, W1 ज्यादा हो जाए, W1 ज्यादा हो जाए किससे, W से, मतलब जो W1 मतलब पानी का जो भार है वो ज्यादा है और वस्तु का भार कम है, वस्तु का भार कम है, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, W1 किसको माना हमने, W1 माना है पानी के भार को। ठीक है, तो पानी का भार जो है वो ज्यादा है, ठीक, जबकि वस्तु का भार कम है। हाँ, तब तो ये तैरेगी ना भाई, ये तो तैरने लगेगा, क्योंकि वस्तु का भार क्या है, कम है। अगर क्या हो कि W1 जो है वो कम हो जाए और ये वाला W ज्यादा हो जाए, मतलब कि पानी जो है ये वस्तु का भार ज्यादा है, अभी की क्या है, तो वस्तु का भार ज्यादा है, उस समय वस्तु का भार कम था, अभी वस्तु का भार ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये डूब जाएगी, तो होगा डूब जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि W1 और W दोनों बराबर है, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, ये दोनों अगर बराबर है तो आंशिक रूप से तैरेगा, मतलब कुछ हिस्सा जो है ऊपर रहेगा, कुछ हिस्सा नीचे रहेगा, आंशिक तैरेगी। ठीक है, चलिए, तो ये समझना, ये W1 अगर ज्यादा हो जाए, मतलब कि पानी का भार ज्यादा है और वस्तु का भार कम है, तो वस्तु तैरेगी, जबकि पानी का भार अगर कम हो जाए और वस्तु का भार ज्यादा हो जाए तो वो डूब जाएगी। अगर वो दोनों बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, आंशिक तैरेगी, मतलब कुछ हिस्सा ऊपर रहेगा और कुछ हिस्सा नीचे रहेगा। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। आगे क्या है, आगे अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो वो अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, आज यहीं तक हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। यहाँ जो है यांत्रिकी आपका पूरा समाप्त हो जाता है, और उम्मीद करते हैं कि हर चीज आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और इतना अगर आप अच्छे से अगर आप नोट्स भी बना लेते हो ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हर चीजें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से की है। ठीक है, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है, ताकि और भी लोग जो है उस चैनल से जुड़ पाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।